दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं साझा भारत। आज हम लोग जो है आपको ये बताने जा रहे हैं कि झारखंड में कौन कितनी सीटें जीत रहा है और कहां कौन जीत रहा है। यानी कि धनबाद, रांची और सहित तमाम जो झारखंड की 14 सीटें हैं वहां पर कौन जीतेगा। ये साझा भारत का एग्जिट पोल है मंजर इमाम, कुमार राजेश और नंदलाल शर्मा का। क्योंकि पिछले 3-4 महीने में हम लोगों ने जो चुनाव देखा है, कैंपेनिंग देखी है, ग्राउंड पर जो माहौल देखा है और जिस तरीके से आप लोगों का प्यार और समर्थन मिला है, तो हमें लगा कि क्यों ना हम जो है अपना प्रिडिक्शन, अपना एग्जिट पोल आप लोगों के साथ साझा करें और ये बताएं कि किस सीट पर जो है कौन जीत रहा है। क्योंकि एग्जिट पोल है तो हम आपको ये बताएंगे कि इस सीट पर ये पार्टी जीत रही है। हम ये नहीं बताएंगे कि रुझान क्या है, कौन आगे चल रहा है। और ये क्लियर कट है, टीवी चैनलों का एग्जिट पोल आ चुका है, आप देख रहे हैं किस तरीके से सीटें दी जा रही हैं, किस पार्टी को जिताया जा रहा है, किसकी सरकार बनवाई जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो है हम सिर्फ झारखंड की बात करेंगे, झारखंड की 14 सीटों की बात करेंगे कि कहां पर कौन जीत रहा है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप जो 4 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसके सापेक्ष में जो है हमारा एग्जिट पोल आप देखेंगे, याद रखेंगे। मंजर भाई, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। आपका एग्जिट पोल क्या है? झारखंड में आप किस पार्टी को कितनी सीटें दे रहे हैं और किसे जिता रहे हैं? और सबसे देखिए। पहले भाई कह दूं कि हम लोग जो है ये जो प्रेडिक्शन है, हमारा जो एग्जिट पोल है, हम इसको फेज वाइज करेंगे। 4 फेज में 4-4, 3-3 सीटें हैं। तो मुझे लगता है कि पहले आपसे शुरू करेंगे, फिर जो है राजेश सर के पास चलेंगे और उसके बाद मैं अपना प्रेडिक्शन जाहिर करूंगा कि मेरे हिसाब से कहां पर कौन सीटें पार्टी जीत रही है और झारखंड में किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। तो पहले जो है चरण की जो 4 सीटें थी, जहां पर जो है आप देखिए 13 मई को मतदान हुआ था, खूंटी, लोहरदगा, पलामू और सिंहभूम। तो यहाँ पर आप किसको कितनी सीटें दे रहे हैं और आपके हिसाब से कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है? देखिए, सबसे पहले साझा भारत के सभी दर्शकों को जोहार। और ये एग्जिट पोल जो है हमारा ज़मीन से सर्वे करके जो है हमने इकट्ठा किया है। और इस जो है एग्जिट पोल पर जो है सटीकता 4 जून को एकदम पता चल जाएगी साझा भारत के दर्शकों को। उससे पहले मैं यहाँ पर जो पहले चरण की जो सीट है, 4 सीट, खूंटी, लोहरदगा, पलामू और सिंहभूम, यहाँ पर अगर बात करेंगे तो खूंटी में कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस वहां से जीत रही है। लोहरदगा से कांग्रेस जीत रही है। पलामू से बीजेपी जीत रही है। बड़ी एक जो है खबर है ये आपके साझा भारत के दर्शकों के लिए कि पलामू से बीजेपी आ रही है और सिंहभूम गीताकुड़ा से छीन के इस बार फिर एक बार जेएमएम वहां पर जीत रही है। अगर मैं बात करूं खूंटी लोकसभा की, किस सीट पर जो है लीड करेंगे, कहाँ-कहाँ लीड करेंगे कांग्रेस पार्टी, वो मैं बता देता हूँ। खरसावां से लीड करेंगे, खरसावां विधानसभा, फिर तमाड़ से करेंगे, फिर खूंटी से करेंगे, फिर सिमडेगा से करेंगे, फिर कोलेबिरा से करेंगे। और अगर यहाँ पर बात करो बीजेपी कहाँ से लीड करेगी, बीजेपी लीड करेगी यहाँ आपके तोरपा से और आपके खूंटी से थोड़ा-सा, क्योंकि खूंटी जो सदर है यहाँ पर बीजेपी का भी वोट है। तो यहाँ पर जो है 2 विधानसभा ऐसी है जहाँ पर जो है बीजेपी आगे रहेगी। लेकिन ये जो बाकी 3 सीटें हैं, को सिमडेगा, कोलेबिरा, तमाड़ और खुरसावां, 4 जो सीट है, यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी आगे रहेगी। तो ये सीट जो है कालीचरण मुंडा के लिए जा रही है और ये सीट रिजर्व हो गई है, क्योंकि पहले चरण से ही माना जा रहा था कि यहाँ पर जो है खूंटी इस बार कांग्रेस के हाथों में जाएगी। क्योंकि जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी थी अर्जुन मुंडा के खिलाफ, जिस तरह से कुर्मी उनके खिलाफ थे तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में, तमाड़ विधानसभा में सारे महतो बहुल क्षेत्र का वोट जो है कांग्रेस पार्टी को मिला है, कालीचरण मुंडा को मिला है। अगर आदिवासियों की बात करूं तो आदिवासी जो है एसटी आरक्षण और सरना कोड को लेकर काफी चिंतित है। एसटी आरक्षण इस मीन्स की कुर्मी एसटी आरक्षण की मांग कर रहे हैं, जिसमें से जो है बीजेपी इस पर हामी भरी थी और रिपोर्ट मांगी थी। इससे बीजेपी नाराज, इससे जो है वहाँ की जनता नाराज थी कि आप क्यों कुर्मी को आदिवासी समुदाय में शामिल कर रहे हैं। तो ये इन सब फैक्टरों की वजह से ये सीट जो है अर्जुन मुंडा के हाथ से निकल गई है और यहाँ पर जो है कांग्रेस का झंडा लहराता हुआ दिख रहा है खूंटी लोकसभा में। अब आता हूँ लोहरदगा लोकसभा में। लोहरदगा में जो है सुखदेव भगत पिछली बार 10,000 वोटों के मामूली अंतर से हारे थे और वो जो है बीजेपी में चले गए थे, जिसकी वजह से थोड़ा सा, और जो फैक्टर था आपका चमरा लिंडा,
वो फैक्टर इस बार 2024 के इलेक्शन में कहीं देखने को नहीं मिला। लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया चमरालिंडा को, चमरालिंडा की कहीं चर्चा तक नहीं है। इस बार 1 लाख वोट क्या, हमको लगता है कि 10,000 वोट लाना भी उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि लोगों ने उनको पहचान लिया है कि ये सिर्फ वोट काटने का काम कर रहे हैं, ना किसी को जीतने दे रहे हैं, ये बीजेपी को जिता रहे हैं। क्योंकि वो भी जो है लोहरदगा वो आरक्षित सीट है आदिवासियों के लिए। और यहाँ पर जो है अगर देखेंगे तो सबसे बड़ी जो है वोटर वो आदिवासी है 8 लाख के आसपास। उसके बाद सबसे ज्यादा है मुस्लिम 1,82,000, मतलब कि 2 लाख के आसपास। तो यहाँ पर जो है सारे जो समुदाय है, यहाँ पर जो है आपके विधानसभा मांडर, सिसई, गुमला, बिशुनपुर, लोहरदगा, इन पांचों विधानसभा में जो है कांग्रेस लीड करेगी। आने वाले जो 4 जून को जो मतगणना होगी आप देख लेंगे, ये एकदम सटीक जो विश्लेषण हमने किया है लोगों के रुझानों को देखते हुए, लोगों से सर्वे करते हुए, हमारी साझा भारत की टीम झारखंड के हर लोकसभा क्षेत्र में जाकर वहां की जनता को मूड को भापा है और उस आधार पर हमने ये एनालिसिस किया है। यहाँ पर मांडर से ये कांग्रेस लीड करेगी, मांडर विधानसभा से। सिसई भी कांग्रेस लीड करेगी क्योंकि ये जेएमएम जीती हुई है वहां पर। गुमला भी लीड करेगी, गुमला क्योंकि पैतृक सीट है। और उसके बाद बिशुनपुर है, बिशुनपुर में चमरालिंडा थोड़ा सा फैक्टर है। उसके बाद जो है आपके लोहरदगा, लोहरदगा जो है रामेश्वर उरांव वर्तमान में है, तो वहां भी जो है कांग्रेस पार्टी लीड करेगी। ये सीट कांग्रेस के खाते में चली गई है, क्योंकि जब पहले चरण का मतदान हुई थी उसी समय जो है कांग्रेस की लहर और सुखदेव भगत का जो है वहां पर जो है छवि को लेकर जो है काफी जो है रुझान सकारात्मक आए थे कांग्रेस पार्टी के लिए। और वहां पर जो है अपने पाले में वोटों को लाने का काम सुखदेव भगत ने किया। लगातार जनसभा और राहुल गांधी की वहां पर जनसभा, ये मास्टर स्ट्रोक हुई कांग्रेस पार्टी के लिए। लोहरदगा लोकसभा में आदिवासियों को एकजुट किया। राहुल गांधी ने सरना कोड का वादा किया। हमें लगता है यह सीट भी जो है कांग्रेस पार्टी के लिए गई है। अब मैं आता हूँ पलामू लोकसभा पर। पलामू लोकसभा में अगर बात करूंगा तो यहाँ पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही थी, लेकिन अचानक से ये कांटे की टक्कर मुझे लग रही है कि यहाँ पर फिर भी जो है बीजेपी कुछ वोटों से, कुछ हजार वोटों से और आगे रहेगी और ये जीत जाएगी। ये सीट जो है बीजेपी के लिए बीडी राम फिर से आ रहे हैं, क्योंकि बीडी राम ये सीट अपना बचाने में कामयाब हो गए हैं। यहाँ पर जो है डाल्टनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद और आपके गढ़वा, भवनाथपुर, यहाँ पर सिर्फ गढ़वा लोक जो विधानसभा है वहां पर मिथिलेश ठाकुर है। मिथिलेश ठाकुर का फैक्टर जो है गढ़वा विधानसभा तक सीमित है, क्योंकि गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने अच्छा काम किया है। इसका फायदा ममता भुइयां को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर बात करेंगे तो जो है दलित समुदाय 5 लाख के आसपास है और सबसे ज्यादा दलित समुदाय में वहाँ पलामू लोकसभा में गरीबी है। राशन पर वहाँ पर बहुत ज्यादा राशन फैक्टर है। राशन के मुद्दे पर वहाँ के दलितों ने वोट किया है। वहाँ पर जो है आदिवासी 2.5 लाख है और 2.5 लाख वोट जो है हमें लगता है कि आदिवासी इस बार जो है पूरे झारखंड के आदिवासी, सिर्फ ये हम पलामू लोकसभा की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे झारखंड के आदिवासी इस बार इंडिया अलायंस के साथ हमें दिखाई दिए। और यहाँ पर जो है राजपूत वोट, जो राजपूत नाराज थे, वो राजपूतों को भी नाराजगी को दूर करने का काम बीडी राम ने किया है। अब बीडी राम के पक्ष में जो है राजपूतों ने भी वोट किया है जोरदार। वहां पर चौथा फैक्टर है सबसे बड़े यादव और भूइयां। यादव और भूइयां, भूइयां का वोट जो है ममता भूइयां को कुछ मिलेगा, बाकी जो है बीडी राम को मिलेगा, क्योंकि 50-50 यहाँ स्थिति है। भूइयां बहुत लोग ये है कि बीजेपी के साथ है, और जो क्योंकि ये ओबीसी समुदाय में जो है यादव ओबीसी समुदाय में आते हैं और यादव भी जो है बीडी राम के पाले में जाते हुए दिखाई दिए हैं। ये सीट जो है पलामू लोकसभा में बीजेपी अपना साख बचाने में कामयाब हो गई है। बीजेपी यहाँ से मजबूत दिखाई दे रही है। पलामू में कांटे की टक्कर जो थी, वहां पर जो है कांटे की टक्कर हमें 1-2 भवनाथपुर विधानसभा के कुछ गांव को अगर छोड़ दे, वहां पर भारी विरोध झेलना पड़ा था। लेकिन वहां पर जो है बीजेपी का गढ़ बहुत माना जाता है, पारंपरिक गढ़ माना जाता है बीजेपी का। और सबसे ज्यादा पलामू लोकसभा में बीजेपी सीट जीती थी पिछले विधानसभा चुनाव में। तो इस तरह कह सकते हैं कि पलामू में जो है इस बार बीजेपी फिर से अपना कमल खिलाने जा रही है और पलामू लोकसभा जो है बीडी राम अपना साख बचाने में कामयाब हो गए हैं। अब मैं आता हूँ सिंहभूम। सिंहभूम एक बड़ी सीट थी और यहाँ पर जो है यहाँ भी ये एसटी के लिए आरक्षित सीट है। और यहाँ पर जो है आपके सिंहभूम में ये जो है आदिवासी वोटर बहुत बड़े फैक्टर है। 60% के आसपास आदिवासी वोटर है, बाकी 40% में मुस्लिम है और बाकी अन्य जातियां है, ओबीसी है, जनरल है। लेकिन अगर बात करेंगे तो सिंहभूम एक वहाँ पर जो है आदिवासियों को बोलबाला है। और सिंहभूम से हमेशा जो है इंडिया अलायंस जो है मजबूत है 2014 के चुनाव से, 2019 से अभी तक, क्योंकि 2019 में गीता कुड़ा कांग्रेस ने लक्ष्मण गिलुआ का हराकर चुनाव जीती थी। लेकिन इस बार जो है आपकी गीता कुड़ा भी वो बीजेपी में चली गई, तो इसका फायदा जेएमएम को मिला। और वहां से जो है आपकी जोबा मांझी वो जो है वहां पर तीर कमान का जो है साख बचा रही है। और तीर कमान का जो वहां पर जो प्रसिद्धि थी
लोकप्रियता थी, क्योंकि जिस तरह से सिंहभूम और लोहरदगा में राहुल गांधी की जनसभा हुई, ये 2 सीट तो हमें कन्फर्म लग रही है झारखंड में। लोहरदगा और जो है आपके सिंहभूम सीट एकदम कन्फर्म थी कांग्रेस पार्टी के लिए। जो है इंडिया अलायंस के लिए कांग्रेस पार्टी लोहरदगा से और जेएमएम यहाँ सिंहभूम से चुनाव लड़ रही है। यहाँ पर जो है जोबा मांझी है, जो इन क्षेत्रों पर इनका बहुत दबदबा है। सरायकेला, चाईबासा, मंझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर सॉरी, यहाँ पर जो है सिर्फ अगर जगन्नाथपुर छोड़ दे तो चारों जो विधानसभा है, यहाँ पर जो है जेएमएम का पिछले चुनाव में जीता था चुनाव, और यहाँ पर जेएमएम लीड कर रही है और बहुत बेहतरीन तरीके से लीड कर रही है। और जगन्नाथपुर जो है सोनाराम सिंकू कांग्रेस के विधायक है यहाँ पर जगन्नाथपुर, वहां से भी जो है जेएमएम लीड कर रही है। इंडिया अलायंस मतलब कह सकते हैं कि सिंहभूम में कोल्हान में सफाया हो गया है, कोल्हान में जो है ये सफाया हो गया और ये सिंहभूम में जो है जीत रही है। सिंहभूम जो है आपके जोबा मांझी के हाथों में चला गया है और जोबा मांझी जीत रही है। और वहां पर जो है आपके जेएमएम वहां पर पहला जो है पहली जो कोल्हान क्षेत्र में सिंहभूम सीट है, वहां जेएमएम अपना तीर कमान को चलाने में कामयाब हो गई है और तीर निशाने पर लगी है। और इस बार वहां तीर कमान का जो है झंडा लहरेगा और ये सीट जोबा मांझी यहाँ से सांसद बनने जा रही है। जी सर। ठीक है मंजर भाई, जो है मैं अब राजेश सर के पास चलता हूँ। राजेश सर, आप जो है पहले चरण की जो 4 सीटें हैं, खूंटी, लोहरदगा, पलामू और सिंहभूम, इसमें जो है आपका जो एग्जिट पोल है वो आपके मुताबिक जो है कौन सी पार्टी किस सीट पर जीत रही है? मेरा जोहार। सबसे पहले तो फर्स्ट फेज में जो 4 जगहों पर झारखंड में हुआ था चुनाव, उसमें खूंटी, लोहरदगा, पलामू और सिंहभूम, ये 4 सीटें थी। और ये चारों रिजर्व है, उसमें से पलामू एससी के लिए है, बाकी सारी एसटी के लिए। इसमें से सबसे पहले देखें हम लोग खूंटी लोकसभा क्षेत्र को, जहां से अर्जुन मुंडा सिटिंग सांसद थे, जो केंद्र में मंत्री भी थे और मोदी कैबिनेट में एक पावरफुल मंत्री माने जाते थे, मोदी जी के काफी करीबी भी माने जाते थे। यहाँ आप देखें तो पिछली बार वो मात्र 1,500 वोटों से उनकी जीत हुई थी। और जो उनकी जीत हुई थी उसके बाद वो एक तरह से क्षेत्र से बहुत कटे हुए रहे। दूसरी बात की आदिवासी मुद्दों को, जो झारखंड में सबसे प्रमुख मुद्दा है आदिवासी समाज का, वो है सरना धर्म कोड। इस मुद्दे को लेकर के वो कभी बहुत ज्यादा मुखर नहीं हो पाए केंद्रीय कैबिनेट में रहने के बावजूद, और आदिवासी कल्याण मंत्री भी थे। तो उसके कारण इस बार, एक तो पिछले बार मार्जिन बहुत कम था, जो कि ऑलमोस्ट नगण्य आप कह सकते हैं, और वो भी किस तरह से था, खैर वो सब अलग विषय है कि किस तरह से वो मार्जिन मिला और क्या हुआ। पर मुझे लगता है कि इस बार वो मार्जिन के साथ साथ कम से कम तो 50,000 के मार्जिन से वो चुनाव ये हारेंगे। 50,000 से 1 लाख भी जा सकता है मार्जिन। मुझे ऐसा लगता है कि खूंटी में कांग्रेस जीतेगी, वहां के जो उम्मीदवार हैं वो कांग्रेस के, वो जीतेंगे। दूसरी सीट है लोहरदगा। लोहरदगा में बहुत ही जनप्रिय नेता है सुखदेव भगत कांग्रेस के, और ये पिछली बार भी हारे थे और अलग अलग फैक्टर रहे हैं हर बार उनके हारने का, पर वो पहले वहां से सांसद रह चुके हैं। और वहां पर जो मेन फैक्टर रहा है सुखदेव भगत की हार में, वो है चमरा लिंडा। और इस बार वो उस तरह से प्रभावी नजर नहीं आए उस क्षेत्र में, क्योंकि लोगों को लगा कि वोट कटवा जैसा वो काम करते हैं पिछले बार भी, और इस बार उनकी तरफ उतनी आकर्षित नहीं हुए थे लोग, जिसके कारण मुझे लग रहा है कि लोहरदगा सीट कांग्रेस जीत रही है। पलामू में आते हैं। पलामू में मंजर ने जो कहा कि भाई वहां जो इक्वेशन उन्होंने बताया मंजर भाई ने, मैं उससे बहुत हद तक सहमत हूं, लेकिन 2-3 फैक्टर जो मैं जोड़ता हूं इसमें। एक तो आरजेडी की जो उम्मीदवार थी ममता भूइया, वो वहां भूइया समाज से थी, जो कि मैं एक मास्टर स्ट्रोक मानता हूं आरजेडी की तरफ से। दूसरा कि बीजेपी के जो सिटिंग सांसद है बीडी राम, ये अगर इनकी निष्क्रियता को देख लिया जाए तो इनकी निष्क्रियता के कारण भाजपा से लोगों का मन पूरी तरह से उचट चुका था, बुरी तरह से
उनके खिलाफ उनका बहुत जगह बहिष्कार भी हुआ, बहुत जगह उनको नारेबाजी का भी सामना करना पड़ा अपने कैंपेन ट्रेल के दौरान। और इसके अलावा पलामू है बिहार से सटा हुआ क्षेत्र है, और आप ध्यान दिए होंगे तो भाषा आंदोलन जो चला था उसमें भोजपुरी के खिलाफ चला था, और पलामू में आज भी भोजपुरी भाषा मतलब परीक्षाओं में लागू है आज भी। और तेजस्वी यादव ने वहां प्रचार किया था, वो अच्छे ताकत उन्होंने लगाया था। तो मुझे लगता है कि बिहार से नजदीक होने का, बिहार से सटा हुआ क्षेत्र होने के कारण, बिहार का प्रभाव होने के कारण, और जो दलित वोट है, दलित एससी रिजर्व सीट है ये, और मुझे लगता है कि यहाँ संविधान बचाने का एक मामला था, जिसके कारण कि आरजेडी ये सीट जीत रही है मेरी नजर में। सिंहभूम में आए तो सिंहभूम में गीता कोड़ा थी सांसद, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके वो भाजपा में गई। और देखा जाए तो यहाँ थोड़ा दावा नेचुरल तरीके से दावा यहाँ बनता था कांग्रेस पार्टी का, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने बड़े मैच्योरिटी का परिचय देते हुए यहाँ जेएमएम के दावे को माना और जेएमएम को ये सीट दिया। और मुझे ये सीट 100% जेएमएम जीतता हुआ दिखता है। जोबा मांझी वहां से जीतती हुई नजर आती है। कारण है कि एक तो गीता कोड़ा ने जो आखिरी समय में पाला बदला है, उसके कारण लोगों में नाराजगी। दूसरा, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, सरना कोड, धर्म कोड को लेकर के उनकी नाराजगी। ये सारे फैक्टर मिलाकर के, और ये ध्यान रखें हम लोग कि जेएमएम की जो उम्मीदवार थी जोबा मांझी, ये जमीन से जुड़ी हुई नेत्री हैं। इनके स्वर्गीय पति भी पहले काफी बड़े नेता हुआ करते थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के, जो झारखंड आंदोलन से जुड़े हुए रहे हैं, और सादगी की मिसाल कह सकते हैं आप जोबा मांझी को। और जन जन से जो उनका कनेक्ट होता है, वो कहीं पहुंचती है तो लोगों को लगता है कि भाई हमारे ही घर की महिला है, बुजुर्ग है, और हमारे साथ आके बैठी है। इस तरह का उनका व्यवहार रहता है, जिस कारण मुझे लगता है कि जेएमएम ये सिंहभूम सीट बड़े मार्जिन से जीतने जा रहा है। जी शुक्रिया मंजर भाई और राजेश सर, आप लोगों ने जो है पहले चरण की जो सीटें बताई हैं उनमें जो है बहुत ही मतलब एक तरीके से समानता है, लेकिन पलामू पर जो है आप लोगों का ये मानना है कि मंजर भाई कह रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी और आप कह रहे हैं कि आरजेडी जीतेगी। मेरा ये मानना है कि जो ओपिनियन मंजर भाई का है वही मेरा भी है, और मेरे आकलन में खूंटी लोहरदगा जो है कांग्रेस जीत रही है और पलामू जो है वो बीजेपी जीतेगी, बहुत ही कम मार्जिन से, बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं रहने वाला है। और सिंहभूम मैं ये मानता हूं कि आदिवासी वोटरों का जो नाराजगी है वो बीजेपी को भारी पड़ी है, वहां भी जो है सिंहभूम में जो है जेएमएम आराम से सीट जीत रही है, बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रही है। और इस इलाके में अगर आप देखें तो बीजेपी के खिलाफ जिस तरीके की कैंपेनिंग हुई, इंडिया गठबंधन ने जो मुद्दे उठाए वो बीजेपी के खिलाफ गए और उन मुद्दों पर वोटिंग हुई। और जिस तरीके से कैंपेनिंग राहुल गांधी ने, चंपई सोरेन ने, कल्पना सोरेन ने की, तो उनको फायदा मिला। और जो मोबिलाइजेशन है बेरोजगारी, महंगाई और तमाम सारी चीजों को लेकर के, वो बीजेपी के खिलाफ गया है। अब हम लोग जो है दूसरे चरण की सीटों पर चलते हैं, और मैं आपको बता दूं कि पहले चरण की जो सीटें हैं उनमें बीजेपी को एक सीट मिल रही है, जो मंजर भाई और मेरा प्रेडिक्शन है, और बाकी सारी सीटें जो है इंडिया गठबंधन को जा रही हैं। यानी कि झारखंड का जो पहला फेज है उसमें जो है मंजर भाई और नंदलाल शर्मा के मुताबिक बीजेपी को एक सीट मिल रही है, और राजेश सर के मुताबिक बीजेपी का पहले चरण में सुपड़ा साफ हो रहा है और चारों सीटें जो है इंडिया गठबंधन जीत रहा है। राजेश सर के मुताबिक जो है पलामू में जो है आरजेडी जीत रही है। मंजर भाई, शुरुआत करते हैं। जो है दूसरे चरण की सीटें हैं, बहुत ही हॉट सीट है, हजारीबाग, चतरा और कोडरमा। यहाँ पर आपका प्रेडिक्शन क्या है, आपका एग्जिट पोल क्या कह रहा है, और आप यहाँ पर कितनी सीटें दे रहे हैं? देखिए, चतरा में बीजेपी जीत रही है, एकदम साफ झलक रही है सीट, क्योंकि जब दूसरे चरण की वोट हो रही थी उसी समय लोगों ने ये मान लिया था कि ये बीजेपी सीट बचाने पर कामयाब हो गई। यहाँ सीट बचाने का जो है दो फैक्टर है। पहला है कि जो बीजेपी ने वहाँ प्रत्याशी बदल दिया, स्थानीय जो प्रत्याशी की मांग थी, सुनील सिंह का टिकट काट के यहाँ पर कालीचरण सिंह को दिया गया।
दूसरा फैक्टर कि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन से कमजोर प्रत्याशी के त्रिपाठी को दिया गया, जो चतरा लोकसभा में एक्टिव नहीं थे। अचानक से उनको वहां पर प्रत्याशी बना दिया जाता है, जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को वहां भुगतना पड़ रहा है। और वहां पर जो है लड़ाई जो है काफी कम अंतर से होगी, लेकिन जीत जो है बीजेपी की होने जा रही है इसमें। और कालीचरण सिंह जो पहले नए प्रत्याशी होंगे चतरा लोकसभा से, वो वहां पर जीत रहे हैं और चतरा जो है बीजेपी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। अब मैं आऊंगा हजारीबाग लोकसभा। हजारीबाग लोकसभा काफी त्रिकोणीय मुकाबला में था, लेकिन यहाँ पर जो है बीजेपी अपना साख बचाने में कामयाब हो गई। यहाँ भी जो है वर्तमान सांसद का टिकट काटा गया। उसके बाद जो है वहां पर जो फैक्टर था यशवंत सिन्हा, उस पर जो है लोगों ने भरोसा नहीं जताया। यशवंत सिन्हा लगातार जो है 3 बार सांसद, उनके बेटे 3 बार सांसद, उसके बावजूद हजारीबाग का विकास ना होना, तो ये लोगों को रास नहीं आया। और दूसरा है कि जेबीकेएसएस से जो फैक्टर था, आपके संजय मेहता प्रत्याशी जो घोषित हुए थे, इन्होंने कांग्रेस को बहुत वहां पर नुकसान किया है हजारीबाग लोकसभा में, और बीजेपी को भी काफी नुकसान किया है। तो यहाँ पर बहुत कम मार्जिन से जो है बीजेपी यहाँ पर जीतेगी। जो पिछली बार की मार्जिन थी 2 लाख 4 लाख के आसपास, वो इस बार नहीं दिखाई देगी। काफी कम अंतर से अगर जीतेगी यहाँ पर, तो ये हजारीबाग लोकसभा है। और हजारीबाग लोकसभा से मनीष जायसवाल जो बीजेपी से प्रत्याशी है, वो जीत रहे हैं। और यहाँ पर जो है कांग्रेस जो है जेपी भाई पटेल को जिस तरह से प्रत्याशी घोषित किया था, तीसरा फैक्टर ये है कि हारने का, कांग्रेस पार्टी यहाँ हारने का तीसरा बड़ी कारण है कि ये बीजेपी में थे, मांडू से विधायक हुआ करते थे, अचानक से कांग्रेस में गए, तो दल बदलू का जो छवि था, वो दल बदलू लोग कह रहे थे कि दल बदल के सांसद बनने के लिए आए हैं। तो वो फैक्टर हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये हारने का जो निशानी दिखाई हमें दे रहा है हजारीबाग में, ये भी एक निशानी है, क्योंकि दल बदल से लोग जो है इस पर विश्वास नहीं जताए। और यहाँ पर मनीष जायसवाल को विश्वास जताया, क्योंकि वो वर्तमान में हजारीबाग के सदर के विधायक है, और जो है अपने व्यवसायी के रूप में उनकी पहचान भी है। और उनका नाम जिस जिस तरह से आगे आया बीजेपी में हजारीबाग लोकसभा में, वो अपने आप में अचंभित कर देने वाला था। और ये उसी टाइम एश्योर थे हजारीबाग के बीजेपी के कार्यकर्ता कि ये सीट हम निकालने में कामयाब हो जाएंगे। और साझा भारत को भी यही लगता है कि हजारीबाग बीजेपी जीत रही है। जी मैं कोडरमा आ रहा हूँ। कोडरमा में सबसे बड़ी जो है फैक्टर जो है वहां पर जीतने का इंडिया अलायंस का, वो पहला है साफ छवि के जो है आपके कोडरमा से सीपीआई एमएल जो है लेफ्ट पार्टी के विनोद सिंह को प्रत्याशी बनाया। वहीं से इनकी जीत मतलब मानी जा रही थी कि एकदम सुनिश्चित मानी जा रही थी जीत, क्योंकि इनकी छवि बहुत अच्छी है। और गिरिडीह लोकसभा में जो है सीपीआई एमएल का जो पार्टी का जो कैडर है, वो बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़े। जिस तरह से उनकी जनसभा में लाखों की भीड़ दिखाई दिया, उसके बाद वहां से जिस तरह से कमान संभाली कल्पना सोरेन ने, क्योंकि कल्पना सोरेन वहां से गांडे से चुनाव भी लड़ रही थी। और ये गिरिडीह जो जिला पूरा हिस्सा आता है, वो कोडरमा लोकसभा में आता है। तो इंडिया अलायंस ने वहां पर आरजेडी ने भी उनके पक्ष में चुनाव प्रचार किया, इससे यादवों का वोट उनके तरफ आया। उसके बाद जो है एंटी इंकम्बेंसी जो थी अन्नपूर्णा देवी के खिलाफ, केंद्र शिक्षा राज्य मंत्री होने के बावजूद क्षेत्र के विकास में उपेक्षा हो गई। डिग्री कॉलेज नहीं, जो है बाकी जो स्कूल कॉलेजों का बाकी उपेक्षा, सड़क नाली जो भी है विकास योजनाएं वहां पर धरातल पर नहीं दिखी, जिसका असर। और तीसरी सबसे बड़ी फैक्टर पलायन, रोजगार, वहां पर जो है बहुत बेरोजगारी का मुद्दा था। और एक थे जेबीकेएसएस के प्रत्याशी मनोज यादव, वहां वो कुछ खास नहीं कर पाए। वहां पर जो है वो अन्नपूर्णा देवी को थोड़ा सा नुकसान किए, इंडिया अलायंस को नुकसान करते हुए नहीं दिखाई दिए। और जो जेबीकेएसएस के जो मूल कार्यकर्ता थे, मूल जो समर्थक जो थे, वो भी इंडिया अलायंस के साथ चले गए। यहाँ पर कोडरमा लोकसभा जो है जेबीकेएसएस के लिए सबसे यहाँ पर जो है लॉस में चली गई। उनके कार्यकर्ता जो है इंडिया अलायंस के साथ चली गई, और मनोज यादव यहाँ अपना जो है साख बचाने में नाकामयाब रहे। और यहाँ पर जो है उन्होंने इंडिया अलायंस को फायदा पहुंचाया। मनोज यादव चुनाव लड़े, इससे अन्नपूर्णा देवी को जो है नुकसान हुआ, और इंडिया अलायंस को फायदा। लोगों ने वहां पर ये भी एक कहा कि मैं जो है क्षेत्र की जनता ने ये कहा कि जेबीकेएसएस को हम लोग विधानसभा में देखेंगे, लोकसभा में नहीं। तो छवि और उनका जो है जनाधार और जिस तरह से विशाल जनसभा, इसका असर साफ दिख रहा था पूरा झारखंड में। अगर 23 सीट मानी जा रही थी लेफ्ट पार्टी की, तो वो मानी जा रही थी कोडरमा, वहां से जीत सुनिश्चित है। और कोडरमा से विनोद सिंह जो है जीतने जा रहे हैं। जी सर। शुक्रिया मंजर भाई। राजेश सर, दूसरे चरण की सीटों में पर आपका प्रेडिक्शन और आपका एग्जिट पोल क्या है हजारीबाग, चतरा और कोडरमा में? जी नंदलाल भाई,
एक स्ट्रेटेजी बीजेपी हमेशा अपनाती है कि जो स्थानीय उम्मीदवार है उसकी एंटी इनकम्बेंसी को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, और उसका तरीका भाजपा ने अपनाया हुआ है कि उम्मीदवार बदल के, और ये चीज हमें इस चरण में बहुत साफ साफ नजर आएगी। हजारीबाग में जो एंटी इनकम्बेंसी थी जयंत सिन्हा के खिलाफ, और जयंत सिन्हा कोई ठीक है, वो एक काफी शिक्षित व्यक्ति है और अच्छा इकोनॉमिस्ट है, लेकिन जो स्थानीय उम्मीदवार के रूप में जो काम किया जाना चाहिए था हजारीबाग क्षेत्र में, वो उन्होंने नहीं किया था, और इसके कारण हो सकता है कि भाजपा के पास फीडबैक रहा हो, भाजपा सेंट्रल लीडरशिप के पास, और उन्होंने उम्मीदवार बदला। उम्मीदवार बदल के ऐसे व्यक्ति को लाए जो कि 5 साल तक लगातार, पहले विधायक भी रहे हुए हैं, पहले भी विधायक है, वर्तमान में भी विधायक है, वो व्यक्ति वो क्षेत्र छोड़ता नहीं है, हजारीबाग में उसकी उपलब्धता बनी रहती है, और हजारीबाग से बहुत नजदीक पड़ता है रांची। अगर वो रांची में भी रहते हैं, सदन चल रहा होता है, तो लोगों की के लिए राजेश सर का नेटवर्क लग रहा है कि मिस हो गया है। और मैं आपको बताऊं कि मेरा जो प्रिडिक्शन है हजारीबाग, चतरा और कोडरमा में, उसमें आप देखिए कि हजारीबाग में जो है संजय मेहता ने बहुत ही, हाँ सर बोलिए। जी माफ कीजिएगा, लाइट चली गई थी और वाईफाई हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया था। तो हजारीबाग में ये मैं बता रहा था कि बीजेपी के लिए बहुत ही आसान एक लड़ाई रहा, डिस्पाइट द फैक्ट कि जेपी पटेल को कांग्रेस में शामिल करके टिकट दिया गया, पर होता है कि कोई जरूर नहीं कि बाप की पिता की सारी गुण उसकी संतान में आए। तो मुझे लगता है कि टेकलाल महतो जैसे आंदोलनकारी नेता और एक बड़े ही समझदार नेता, जिनको मैं मानता हूं झारखंड में हुआ करते थे, जो केंद्र में मंत्री भी रहे और अच्छे खासे मतलब छवि उनका था, उनके सारे गुण मुझे लगता है जेपी पटेल में उस तरह से समावेशित नहीं है जिस तरह से होने चाहिए थे, और जेपी पटेल यहाँ से हार रहे हैं और भाजपा जीत रही है। चतरा में आए तो वो मैं हमेशा से कहते रहा हूं कि चतरा अगर इंडिया गठबंधन जीत जाता है तो मैं ये मान लूंगा कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन की लहर। और यहाँ पर भी भाजपा ने अपने उम्मीदवार को बदल करके एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने का प्रयास किया। यहाँ से जो पहले सांसद थे भाजपा के सुशील सिंह, उनके खिलाफ बहुत ही ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी और क्षेत्र से वो कटे हुए रहे हैं, जिसके कारण कि वहां पर लोगों में नाराजगी थी उनके प्रति, और इसलिए उस एंटी इनकम्बेंसी को इन्होंने उम्मीदवार बदल के वहां पर न्यूट्रलाइज किया, और जिसके कारण कि वहां पर भी भाजपा जीतती हुई दिख रही है, और के.एन. त्रिपाठी वहां पर एक कमजोर उम्मीदवार माने जाते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग कोडरमा में। कोडरमा में वाम मोर्चा का आप देखें तो पूरे देश में या जहां भी उनका प्रचार का तरीका है, गांव गांव जाने का, और तो जिस तरह की प्रचार रहता है लेफ्ट फ्रंट का, गांव गांव पैदल जाकर के मार्च करना और लोगों से मिलना, वो उस तरह का प्रचार विनोद सिंह ने किया कोडरमा में, और वो पहले से मजबूत स्थिति में दिख रहे थे, और मुझे लगता है कि अच्छे खासे मार्जिन से भी वो जीत सकते हैं कोडरमा सीट। और कोडरमा सीट में ही आता है आपका गांडे, और गांडे पूरी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के रंग में रंगा हुआ था। यहाँ पर मुस्लिम आबादी और आदिवासियों का काफी ज्यादा जनसंख्या है, जिसके कारण कि वो पूरी तरह से वाम मोर्चा के साथ गया। वहां से कल्पना सोरेन विधानसभा उपचुनाव भी लड़ रही थी, और गिरिडीह का बहुत बड़ा हिस्सा जो आता है कोडरमा लोकसभा में, वो सारा का सारा मुझे लगता है कि एक तरफा इंडिया गठबंधन की तरफ या वाम मोर्चा की तरफ गया है, और इसलिए ये सीट, कोडरमा सीट, वाम मोर्चा जीतती हुई दिखती है। जी शुक्रिया सर। तीसरे चरण की सीटों के लिए आपके पास फिर आएंगे, लेकिन मेरा जो प्रिडिक्शन ये है कि वो सेम ही है एक तरीके से। अगर मैं कहूँ तो आप लोगों का हजारीबाग जो है, मनीष जायसवाल जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, बहुत ही
कम मार्जिन से वो जीत रहे हैं। बहुत ही टक्कर रही सीट पर। संजय मेहता ने जो है कांग्रेस और बीजेपी दोनों को परेशान किया। ग्रामीण इलाकों में उनको वोट भी मिले हैं और इसका खामियाजा जो है जेपी पटेल को भुगतना पड़ा। और जेपी पटेल के खिलाफ सबसे जो बड़ा सेंटिमेंट गया वो ये कि वो बीजेपी से आयातित थे और जो बीजेपी के कैंडिडेट एक बार उनके साथ थे, जो कार्यकर्ता उनके साथ थे, जो ग्राउंड पर जो माहौल था वो बीजेपी में राजनीति करते थे और इतनी जल्दी वो ट्रांसफर नहीं हुआ कांग्रेस में। तो इस वजह से मुझे लगता है कि कांग्रेस को वहां पर नुकसान हुआ और जो है जेपी पटेल जो है ये चुनाव हार जाएंगे। और दूसरी बात, मनीष जायसवाल यहाँ से बीजेपी के जीत रहे हैं हजारीबाग से। चतरा में बीजेपी जीत रही है। के.एन. त्रिपाठी शुरू से ही एक कमजोर उम्मीदवार थे और कांग्रेस ने उनको पता नहीं किस बिना पर टिकट दिया था और जो चुनाव हार रहे हैं। कोडरमा लेफ्ट और इंडिया गठबंधन आराम से जीत रहा है और बहुत आसानी से जीत रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है जिस तरीके की कैंपेनिंग हुई, आप देखिए यहाँ पर बड़े बड़े समाज सेवी आए प्रचार के लिए, जनता कूपन के नाम पर जनता से पैसा लिया गया। तो ये जो सारी चीजें थी, विनोद सिंह ने अपने पक्ष में लोगों को जोड़ा, 10-10, 20-20 रुपए लेकर के उन्होंने जो वोट सुनिश्चित किया अपने पक्ष में और उसका जो है परिणाम ये रहा कि नरेंद्र मोदी की रैली करने के बावजूद जो है यहाँ से लेफ्ट जीत रहा है। तो ये हुई दूसरे चरण की 3 सीटें, जिसमें से जो है 2 सीटें बीजेपी को जा रही हैं, 1 सीट लेफ्ट यानी कि इंडिया गठबंधन को। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो अब भी इंडिया गठबंधन जो है 7 सीटों के चुनाव में 5-2 से आगे है। तो 5 सीटें इंडिया गठबंधन को जा रही हैं, 2 सीट बीजेपी को मिल रही हैं पहले 2 चरण की सीटों में। तीसरे चरण की सीटें जिन पर सबकी निगाह है और मुझे तो जब भी इस पर बात आती है तो हंसी आती है, इसलिए कि ये चारों सीटें बहुत ही इंपॉर्टेंट सीटें थी। धनबाद, रांची, गिरिडीह और जमशेदपुर। मंजर भाई, इन चारों सीटों पर आपका प्रेडिक्शन क्या है? और मुझे लगता है गिरिडीह पे जो है हम लोगों को जो है देखना होगा कि यहाँ पर कौन जीतता है और हम लोगों का प्रेडिक्शन क्या है। जी देखिए, ये तीसरे चरण में सबसे हॉट सीट है गिरिडीह। और गिरिडीह में इस बार जो है आजसू पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, जो बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है झारखंड में। और वहां पर जो है जो बीजेपी के जो आजसू के हाथ में एक सांसद थी, वो भी इस बार हाथ से निकल गया और जयराम महतो यहाँ पर जीत दर्ज करने जा रहे हैं और बहुत ही भारी बहुमत से वो जीत दर्ज कर रहे हैं। बहुत बड़ी जनादेश झारखंड के राजनीति में इनको मिलने जा रहा है। जिस तरह से जयराम महतो ने वहां पर जो है गिरिडीह लोकसभा में बिगुल फूका चुनाव का, उसी दिन से तय माना जा रहा था कि जयराम महतो यहाँ के गिरिडीह से सांसद बनने जा रहे हैं। यहाँ तक कि लोग सट्टा भी लगा रहे हैं वर्तमान उनके जीत पर। लोग सट्टा लगा रहे हैं, लाखों करोड़ों की जो है सट्टा लगा रहे हैं उनके जीत के आधार पर। और ये जो है जो गिरिडीह हॉट सीट थी, यहाँ पर जो है पीएम भी आए थे प्रचार के लिए आपके चंद्र प्रकाश चौधरी के समर्थन में। उन्होंने ये भी कहा था कि गिरिडीह का पीएम मैं, गिरिडीह का एमपी मैं, गिरिडीह का पीएम मैं, हमें देखकर वोट करे। लेकिन यहाँ पर जो है मोदी की जनसभा फेल्योर हुई। यहाँ पर गिरिडीह में जो है जयराम महतो का जलवा बरकरार रहा। मोदी मैजिक यहाँ पर नहीं देखने को मिला। पूरे झारखंड में अगर जो फेल्योर अगर हुई पूरी तरह से, अगर अगर जो कह सकते हैं कि जो है पब्लिसिटी एकदम जीरो के बराबर थी, यहाँ पर मोदी मैजिक भी काम नहीं आया। और यहाँ पर जिस तरह से जयराम महतो ने हर विधानसभा क्षेत्र से लीड लेने का काम किया, हर विधानसभा क्षेत्र में इनके जो समर्थक है बहुत जोरदार तरीके से चुनाव लड़े। अगर इनके क्षेत्र की बात कर दूंगा तो बेरमो, गोमिया, डुमरी, टुंडी, बागमारा और आपके गिरिडीह, कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं है जहां से इनको वोट नहीं मिला हो। और यहाँ पर जो है यहाँ की जनता, गिरिडीह लोकसभा की जनता मोदी पर भरोसा ना करके इस बार जयराम महतो पर भरोसा किया है और चंद्र प्रकाश चौधरी पर भरोसा ना करके यहाँ पर जो है जयराम महतो पर किया है। चंद्र प्रकाश चौधरी का भरोसा ना करने का कारण कई है, क्योंकि पहली बार वो सांसद बने तो 5 साल दिल्ली में ही जमे रहे, बेरमो में जमे रहे, रांची में जमे रहे, रामगढ़ में जमे रहे, लेकिन गिरिडीह की जनता को उनके चेहरा देखना नसीब नहीं हुआ। गिरिडीह लोकसभा की अगर देखेंगे तो जो बागमारा से लेकर आपके डुमरी तक यहाँ की जनता लगातार कहती रही है कि हमने सांसद का चेहरा नहीं देखा है, वर्तमान अपने सांसद का नाम छोड़िए चेहरा तक नहीं देखे। ये स्थिति थी वहां पर और उनके प्रति, उनके खिलाफ जो एंटी कमेंसी थी क्षेत्र में। कोई काम वहां पर गिरिडीह लोकसभा में सिवाय हाईवे और रोड छोड़ दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से सांसद दावा कर रहे हैं वर्तमान सांसद, तो उनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो है गिरिडीह लोकसभा आज भी उपेक्षा का शिकार है। यहाँ पर पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है, उस स्थानीयता बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ के जो कुर्मी बहुल सीट है, यहाँ पर तीनों जो पार्टी थी,
तीनों पार्टियों ने यहाँ पर जो है कुर्मी नेता को प्रत्याशी बनाने का काम किया। जेएमएम ने यहाँ पर मथुरा प्रसाद को टिकट दिया। चंद्र प्रकाश चौधरी आईसू पार्टी से थे, वो भी कुर्मी नेता, कुर्मी समाज से आते हैं। उसके बाद आपके जयराम महतो, लेकिन जयराम महतो के आगे ये सारे फीके हो गए हैं। और यहाँ पर जो है मथुरा प्रसाद भी जो है, यहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन का मैजिक नहीं चला। इंडिया गठबंधन का मैजिक इसलिए नहीं चला क्योंकि यहाँ युवा और जो है वृद्ध से लेकर बच्चा तक यहाँ पर शुरू से जो है जयराम की लहर थी, क्योंकि जयराम का ये पैतृक लोकसभा क्षेत्र भी है। उनका जो गृह लोकसभा क्षेत्र भी है, यहाँ के वो वोटर है और वो तय माना जा रहा था, क्योंकि धनबाद जिला में भले ही टुंडी आता है, लेकिन टुंडी गिरिडीह लोकसभा का पार्ट है। और यहाँ पर गिरिडीह की जनता ने उन्हें भर भर कर वोट दिया है। बेरमो से लेकर गिरिडीह और डुमरी से लेकर बाघमारा तक कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ जयराम महतो को वोट नहीं मिला हो। तो ये सीट जो है झारखंड के राजनीति में कौतूहल का विषय बना हुआ है। एक राजनीतिक उदय एक नेता का माना जा रहा है, और ये पहली सीट ये जो जीतेंगे, ये राजनीतिक उथल-पुथल मचा देंगे झारखंड की राजनीति में। और यहाँ पर जो है गिरिडीह से जयराम महतो की जीत सुनिश्चित है। मैं आता हूँ इसके बाद आपके धनबाद लोकसभा पर। धनबाद लोकसभा में जिस तरह से कांग्रेस ने बाहुबली ताकतों को जो है टैकल करने का काम किया, जिस तरह से वहाँ पर स्थानीयता जो है मुद्दा रहा, लेकिन स्थानीयता के मुद्दे पर ढुलू महतो पिछड़ गए, क्योंकि वहाँ पर जो है राजपूत नाराज है, वर्तमान सांसद नाराज है, चित्रगुप्त समाज नाराज है, वहाँ के बाहरी वोटर नाराज है। धनबाद लोकसभा की जनता इतनी त्रस्त है कि वहाँ की जो है जिस तरह से उनके खिलाफ सुरयू राय मैदान में उतर गए ढुलू महतो के खिलाफ। ढुलू महतो के खिलाफ सिर्फ सुरयू राय नहीं, रायसीना भी नाराज चल रहे थे। उसके बाद जो है उनका अच्छा खासा जो है समर्थन जो है वर्तमान सांसद पीएन सिंह का भी उतना दिल से समर्थन नहीं मिलता हुआ मुझे दिखाई दिया, क्योंकि वर्तमान सांसद का टिकट कटने के बाद उन्होंने ये भी कहा था कि पिछले 20 सालों में धनबाद का विकास नहीं हुआ। तो ये कहा जा रहा था कि मतलब निशाना जो है इनडायरेक्टली निशाना साध रहे थे कि वर्तमान सांसद वहाँ पर जो है धनबाद में काम नहीं कर सके। ये ढुलू महतो लगातार वहाँ पर बोल रहे थे। इसके बाद जो है रविंदर पांडे का बयान आता है कि नए दुल्हन को जो है नए दूल्हा को मुँह में रुमाल लेकर चलना चाहिए। तो इस तरह से जो है पार्टी में ही उनके खिलाफ बगावत थी, ढुलू महतो के खिलाफ बगावत थी। तो इसका फ़ायदा जो है कांग्रेस पार्टी को मिला, और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर भारी तरीके से लीड कर रही है, क्योंकि अल्पसंख्यकों को से लेकर आदिवासियों से लेकर ओबीसी समाज से लेकर बाहरी वोटर जो बिहार, यूपी से आकर यहाँ पर बसे हैं, जो कहा जा रहा है नेताओं द्वारा लगातार बयानबाजी किया जा रहा है कि धनबाद लोकसभा में बाहरी वोटर निर्णायक है। तो बाहरी वोटरों ने यहाँ पर अनुपमा सिंह पर जो है इस बार विश्वास जताया है। झरिया, धनबाद और बोकारो लोकसभा विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ पर बाहरी मात्रा में आपके बाहरी वोटर निर्णायक है। यहाँ पर बाहरियों ने विश्वास अनुपमा सिंह को जताया। यहाँ के राजपूतों ने यहाँ पर जो है इस बार जो है अनुपमा सिंह को यहाँ पर जातिवाद हावी दिखा मुझे। जातिवाद इसलिए हावी दिखा क्योंकि जिस तरह से वर्तमान जो है राजपूत सांसद का टिकट बीजेपी ने काट दिया, इसका फायदा कांग्रेस को मिला और राजपूत वोट शिफ्ट कर गया कांग्रेस पार्टी में। और अनुपमा सिंह को ग्रामीण क्षेत्रों में काफी मात्रा में वोट मिला, क्योंकि अनुपमा सिंह लगातार कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बात करती रही और ढुलू महतो लगातार राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करते रहे। और जिस तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा को लाकर यहाँ पर मुसलमानों के आरक्षण छीनने की बात की, मुसलमानों का जो है दलित पिछड़ों की जो है जो बरगला के और ये जो है मुसलमान को ध्रुवीकरण के काम करने का काम किए, ये जनता को जो है वहाँ पर पसंद नहीं आई। वहाँ पर धार्मिक मुद्दे हावी नहीं हुई, वहाँ राष्ट्रीय मुद्दे हावी नहीं हुए, और उसके बाद जो है बड़ी रैलियाँ जो है वहाँ पर नहीं हो सकी। बीजेपी की तरफ से बड़े-बड़े लोग आए, लेकिन आप देखेंगे अनुपमा सिंह के पक्ष में कांग्रेस के दिग्गज बहुत कम उतरे, लेकिन अनुपमा सिंह ने एक तरफा जो है अपना जो है जनाधार बना लिया, क्योंकि अनुपमा सिंह जैसे ही टिकट घोषित हुई और सबसे आखिरी में धनबाद लोकसभा टिकट घोषित हुई, और यहाँ पर अनुपमा सिंह लगातार जो है क्षेत्र में जाने का काम किया, एक-एक गांव में जनसभा की, एक-एक गांव में जनसंपर्क अभियान चलाई। इसका फायदा कांग्रेस, और वहाँ पर जो है एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिली पीएन सिंह के खिलाफ, जो वर्तमान सांसद के खिलाफ, क्योंकि अगर आप देखेंगे चंदन क्यारी से लेकर आपका सिंदरी तक और निरसा से लेकर आपके बोकारो तक, तो यहाँ पर स्थिति जो है वर्तमान सांसद के खिलाफ जाती है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर इंडस्ट्रियों का भरमार है, यहाँ माइनिंग के भरमार है, लेकिन यहाँ पर लोकल लोगों की जो है बहाली नहीं होती है। जिस तरह से यहाँ पर जो है वर्तमान सांसद सिर्फ जो है उदासीनता जो दिखी साफ, इसका असर ये है कि धनबाद लोकसभा की जनता अनुपमा सिंह के साथ जाते हुए मुझे दिखाई दी है, और अनुपमा सिंह यहाँ से जीत रही है और भारी
जो है टक्कर के साथ जीत रही है। जिस तरह से जो प्रथम दौर में ये लग रहा था कि बीजेपी ये सीट बचाने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन जिस तरह से स्थानीयता का मुद्दा वहाँ पर हावी नहीं हो सका, क्योंकि डोलू महतो लगातार ये कहते रहे कि मैं यहाँ के स्थानीय हूँ, मैं यहाँ का धनबाद का बेटा हूँ, लेकिन धनबाद का बेटा वहाँ पर जो है इस बार लोगों ने विश्वास नहीं जताया। उनके बाहुबली जो है छवि, उसके बाद जो है जिस तरह से संपत्ति लगातार विभिन्न नेताओं द्वारा टारगेट किया गया, तो उसका जो है उसका नकारात्मक असर दिखा और ढोलू महतो वहाँ पर जो है सीट हारने जा रहे हैं और यहाँ अनुपमा सिंह जीत रही है। अब मैं आता हूँ आपके रांची लोकसभा पर। रांची लोकसभा जो है बीजेपी का जो है गढ़ माना जाता है। रांची लोकसभा में अगर वर्तमान में देखेंगे तो रामटहल चौधरी यहाँ 4 बार 5 बार सांसद बनते हैं। उसके बाद आपके संजय सेठ, रामटहल चौधरी का टिकट काट कर संजय सेठ को दिया जाता है। संजय सेठ 2014 जो 19 के चुनाव में जीतते हैं और फिर जो है इस बार फिर उनको टिकट मिला है संजय सेठ को। उनके काम की वजह से टिकट मिला है और उनके बेहतरीन जो है जिस तरह रातू रोड फ्लाईओवर का बात उन्होंने किया, रातू रोड फ्लाईओवर बन रही है, विकास के मुद्दे पर उन्होंने संजय सेठ ने चुनाव लड़ा और उस यहाँ पर जो है रांची के शहरी वोट मोदी पर विश्वास जताया, अमित शाह पर विश्वास जताया, क्योंकि अगर यहाँ पर देखेंगे तो बड़े बड़े नेताओं की, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री की जनसभा हुई, रोड शो हुई, इसका फायदा जो है संजय सेठ को मिली और संजय सेठ एक तरफा यहाँ पर चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी यशस्विनी सहाय के पक्ष में प्रियंका गांधी ने भी जनसभा किया, लेकिन यशस्वी सहाय एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं थी, जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर भुगतना पड़ा, क्योंकि अचानक एक नई पार्टी, नए नेता का यहाँ पर जो है घोषणा कर देने से यहाँ की जनता ये कह रही थी कि ये वंशवाद है, आखिर ये नए प्रत्याशी को क्यों दिया गया, ये क्या जीत पाएगी, ऐसी ऐसी नकारात्मक जो है जो बातें चल रही थी, लोगों में ये चर्चा का विषय बना हुआ था कि यशस्वी सहाय नई प्रत्याशी है। ये नैरेटिव बिल्डअप बीजेपी करने में जो है सक्षम दिखी और यहाँ पर जो है देवेंद्र महतो जो एक प्रत्याशी थे, यहाँ पर इन्होंने जो है बीजेपी का और कांग्रेस का दोनों का वोट काटा है, लेकिन देवेंद्र महतो ईचागढ़, सिल्ली और खिजरी में आता है और मांझी क्षेत्र आता है। ईचागढ़ में महतो बहुल क्षेत्र है, कुर्मी बहुल क्षेत्र है, सिल्ली में कुर्मी बहुल क्षेत्र है, लेकिन देवेंद्र महतो उतने असरदार नहीं दिखे जितने असरदार दिखनी चाहिए। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि महतो वोटों का ध्रुवीकरण जो है थोड़ा सा हुई है, देवेंद्र महतो की तरफ शिफ्ट हुई है, लेकिन जो है बाकी जो प्रतिशत की अगर बात करेंगे तो 85% जो है पुराने जो नेता है, पुराने सांसद है, उसी पर विश्वास जताए हैं और यहाँ पर संजय सेठ जो है जीत रहे हैं और संजय सेठ की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ शहरी वोटर यहाँ निर्णायक है और यहाँ पर जो है संजय सेठ को फिर एक बार लोग विश्वास जताए और ये रांची लोकसभा बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अब मैं आता हूँ जमशेदपुर लोकसभा। जमशेदपुर लोकसभा की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है जमशेदपुर लोकसभा में भी जो है विद्युत पैरण महतो के खिलाफ लगातार जो है पार्टी में बगावती सुर चल रहे थे। जिस तरह से वहाँ पर जो है पार्टी के प्रवक्ता पद से कुणाल सारंगी का इस्तीफा हो जाता है, उसके बाद जो है उनके वर्तमान सांसद के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, वो हमें वहाँ पर जो है असरदार उतनी नहीं दिखाई दी। वहाँ के जो जमशेदपुर के जो शहरी मतदाता है वो निर्णायक है इस वोट में और जो है पोटका और आपका अगर बहरागोड़ा छोड़ दे तो बाकी जो 3 से 4 विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर आपके जो है बीजेपी लीड कर रही है और वहाँ पर जो है जो जेएमएम ने प्रत्याशी दिया था समीर मोहंती भी आयातित नेता थे। उन्होंने 2019 में बीजेपी से आकर जेएमएम से चुनाव लड़ा विधायक की और फिर वो जीत गए, लेकिन यहाँ पर जो है ये भी एक माना जा रहा था कि समीर मोहंती भी पुराने बीजेपी में थे, इसलिए उन्होंने बीजेपी पर ही आस्था जताया, ना कि समीर मोहंती पर। और यहाँ पर जो है जमशेदपुर बीजेपी अपनी सीट बचाने में कामयाब हो गई। मोदी की जनसभा यहाँ पर घाटशिला में वो निर्णायक रही। मोदी ने एक बार फिर से वहाँ जो है शहरी मतदाताओं को आकर्षित किया, ग्रामीण मतदाताओं को आकर्षित किया, जो राशन के मुद्दे पर, क्योंकि जनजातीय क्षेत्र है, जनजातीय बहुल क्षेत्र है यहाँ पर भी और दलित समुदाय भी है जुगसलाई क्षेत्र में। यहाँ पर जो क्षेत्र की जनता है वो इस बार जो है मोदी के गारंटियों पर विश्वास जताया है और यहाँ पर बीजेपी जो है जमशेदपुर चुनाव जीतने जा रही है और विद्युत नारायण महतो तीसरा टर्म के लिए सांसद बने जा रहे हैं। जी सर। शुक्रिया मंजर भाई। राजेश सर, आपको क्या लगता है कि जो तीसरे चरण की 4 सीटें हैं उनमें से बीजेपी कितनी सीटें जीत रही है और कांग्रेस कितनी सीटें जीत रही है? क्या प्रेडिक्शन और एग्जिट पोल है आपका? अनम्यूट करिएगा सर, अनम्यूट करिएगा। जी, सबसे पहले मैं धनबाद की बात करूं, वो मेरा गृह क्षेत्र भी है
और जी जी वहां मुझे वर्तमान में जो हालत जो नजर आया और जिस तरह से कि वहां ढुल्लू महतो के खिलाफ उनकी छवि को लेकर के एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, उसमें मुझे लगता है कि वहां पर कांग्रेस जीत सकती है और जीत रही है, क्योंकि अनुपमा सिंह की छवि और वो एक नए उम्मीदवार होने के कारण उनके खिलाफ कहने के लिए भाजपा के पास ज्यादा कुछ था नहीं। दूसरी बात कि भाजपा के अंदर इन फाइट बहुत ज्यादा थी। ढुल्लू महतो को टिकट दिए जाने के कारण धनबाद के जो विधायक हैं राज सिन्हा, वो नाराज थे। आपको पूर्व सांसद पीएन सिंह, उनका टिकट क्यों काटा गया इसका कोई जस्टिफिकेशन किसी के पास था नहीं। दूसरी बात कि सरयू राय, उन्होंने आकर के मोर्चा खोल दिया था ढुल्लू महतो के खिलाफ कि भाई आपराधिक छवि का व्यक्ति है और इसके खिलाफ मैं खड़ा हूं। और व्यापारी वर्ग में एक अलग तरह का संतोष रहता है ढुल्लू महतो के नाम आने पर। तो इस कारण इन सब फैक्टर को अगर जोड़ा जाता है तो देखने में आता है कि भाई कांग्रेस वहां पर अच्छे मार्जिन से जीत सकती है। मार्जिन हो सकता है कम ज्यादा हो, लेकिन जीतने का मुझे लगता है कि वहां तय है कांग्रेस का। उसके बाद आते हैं रांची पर। रांची में पिछली बार संजय सेठ थे और वहां पर संजय सेठ या भाजपा के विजय में जो सबसे बड़ा वोट रहता था कुर्मी वर्ग का, कुर्मी समुदाय का। और कांग्रेस ने प्रयास किया था रामटहल चौधरी को लाने का, और बीच में बात चली थी कि शायद रामटहल चौधरी को टिकट भी दिया जाएगा, रांची से वो लड़ेंगे, पर वो किस कारण से फाइनलाइज नहीं हुआ ये मुझे नहीं पता है। लेकिन हुआ ये कि रामटहल चौधरी को टिकट नहीं दिया गया और वहां पर यशस्विनी सहाय, जो सुबोध कांत सहाय की बेटी हैं, उनको टिकट दिया गया। अब आता है कि जो कुर्मी वोट था वो गया कहां। तो कुर्मी वोट सबसे बड़ी सेंधमारी की उसमें देवेंद्र महतो ने वहां पर, जो कि जेबीकेएसएस के हैं और छात्र नेता हैं और आंदोलनकारी रहे हुए हैं रांची में, और छात्रों के मुद्दों को लेकर के हमेशा वो मुखर रहे हैं। और जो उनका कैचमेंट एरिया है, वो रांची के आसपास का जो कुर्मी बहुल क्षेत्र है, उस इलाके में उन्होंने अच्छी खासी सेंधमारी की है। और मुझे लगता है कि ये सारा का सारा जो वोट कटा है या वोट का लॉस हुआ है वो भाजपा को हुआ है। यशस्विनी सहाय के साथ खास बात क्या है, जो वही जो अनुपमा सिंह के साथ था कि एक नई उम्मीदवार है तो इनके खिलाफ ज्यादा कुछ बोला नहीं जा सकता है। दूसरी बात की रांची में यशस्विनी सहाय के खिलाफ बोलने पर एक मुद्दा हो जाता है कि भाई रांची की बेटी के खिलाफ आप बोल रहे हैं। तो इसलिए भी मुझे लगता है कि नेताओं ने परहेज किया उनके खिलाफ कुछ भी बोलने से, और उनके खिलाफ कोई वैसा मुद्दा था भी नहीं। दूसरी बात की युवा है, उनके पक्ष में प्रियंका गांधी की वहां रैली भी हुई, और जिस तरह से प्रियंका गांधी कनेक्ट करती हैं लोगों से, वो अपने आप में मैं बहुत एक बड़ी शख्सियत मानता हूं उन्हें इस मामले में। और जिस तरह से चुनाव समाप्त होते ही संजय सेठ के स्टेटमेंट आने शुरू हो गए कि भाई हमारे वोटरों का वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है और काफी लोग वोट नहीं दे पाए जो हमारे समर्थक थे। तो इस तरह की बहानेबाजी मैं अक्सर जोड़ता हूं हारने वाले उम्मीदवार से। अगर आप चुनाव समाप्त होते ही ईवीएम पर अगर प्रश्न उठा रहे हैं, तो है या नहीं, क्या है ईवीएम में मुझे पता नहीं, लेकिन ये चुनाव के तुरंत बाद ईवीएम पे प्रश्न उठाने का मतलब सीधा सीधा ये जोड़ा जाता है कि भाई आप हारने वाले हैं, इसलिए ईवीएम पर आप दोषारोपण कर रहे हैं। क्योंकि आज जो स्थिति चुनाव आयोग की है, चुनाव आयोग पर हमला सिर्फ विपक्ष करता है और उसके पक्ष में खड़ा होने वाला भाजपा ही होता है, चाहे वो किसी भी मुद्दे पर, चाहे ईवीएम का मामला हो, चाहे लेट डाटा अनाउंस करने का मामला हो, 11-11 दिन बाद डाटा है तब भी भाजपा उनके समर्थन में थी कि भाई नहीं होता है, कभी कभी लेट हो जाता है, डिजिटल इंडिया है तो क्या हुआ, ये सारे तर्क दिए जाते हैं चुनाव आयोग के पक्ष में भाजपा के द्वारा। और जब भाजपा का कोई उम्मीदवार ये कह रहा है कि भाई हमारे लोगों के वोट काट दिए गए हैं और उनको वोटिंग राइट से उनको रोक दिया गया है, वो वोट नहीं दे पाए, तो ये मुझे लगता है कि उनके आकलन में भी वो हार रहे हैं, तभी इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। तो रांची में कांग्रेस को दे रहा हूं, ये सीट जीतना मुझे लगता है कि कांग्रेस जीत रही है। वहां गिरिडीह में मैं निर्विवाद रूप से जयराम महतो को जीता हुआ मानता हूं। और सबसे बड़ी बात यह रही कि जो हम लोग पहले भी डिबेट में बात कर चुके हैं मुस्लिम वोटों का, अल्पसंख्यक वोटों का गिरिडीह क्षेत्र में, तो मैंने और हमारे पैनल के सारे लोगों ने ये इस बात में एक मत थे हम लोग कि
अल्पसंख्यक देखता है कि भाजपा को हरा कौन सकता है और वो उसकी तरफ शिफ्ट होता है। और अंत अंत में मुझे लगता है कि जिस तरह से जयराम महतो ने कैंपेन चलाया और जो उनका माहौल बना वहां, उस आधार पर गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के काफी संख्या में अल्पसंख्यक मतदाता इनकी तरफ शिफ्ट हुए, इसका फायदा इन्हें मिला। दूसरी बात, क्योंकि गृह क्षेत्र इनका और मथुरा महतो का लगभग एक ही है, टुंडी विधानसभा से वो विधायक है मथुरा महतो, इनका घर तोपचांची में है जो उसी विधानसभा में आता है या उसी के आसपास का क्षेत्र है। और मुझे लगता है कि उस क्षेत्र में भी लोगों ने देखा कि क्योंकि मथुरा महतो पहले से विधायक हैं और ताकतवर विधायक हैं और मंत्री बनने की काबिलियत भी रखते हैं वो, तो लोगों को मुझे लगता है कि उन्हें लगा होगा कि मथुरा महतो तो विधायक हैं ही, और अगर अपने ही क्षेत्र का लड़का सांसद भी बन जाए तो अच्छा है, जिसके कारण कि मुझे लगता है कि जेएमएम का आधार वोट भी जेबीकेएसएस की तरफ गया। आते हैं आजसू पर, तो आजसू की हालत पहले ही, आजसू का जो आधार वोट रहा वो छिटक के ही जेबीकेएसएस बना है। आजसू के कैडर का सबसे ज्यादा लॉस अगर जेबीकेएसएस के कारण किसी को हुआ है तो वो आजसू, जो भी नौजवान क्रांतिकारी विचारधारा का था या थोड़ा उग्र विचारधारा का है, जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है, जो जिसे ये लगता है कि झारखंड पर बाहरी ताकतों ने कब्जा किया हुआ है, वो आज की डेट में आजसू में वो आग उस कार्यकर्ता को नहीं दिखती है। और इसके कारण उस तरह का आग वाला कार्यकर्ता या उस तरह का जो ताकतवर कार्यकर्ता है, जो बुखर कार्यकर्ता, वो सारा शिफ्ट हुआ है जेबीकेएसएस की तरफ, जिसके कारण कि आजसू आज के डेट में, अभी हम लोग विधानसभा चुनावों तक देखेंगे कि आजसू सबसे ज्यादा हानि में रही है जेबीकेएसएस के कारण। तो उनका वोट भी अच्छा खासा गया है जेबीकेएसएस को, और मैं मानता हूं कि वहां पर जयराम महतो निर्विवाद रूप से जीत रहे हैं। आते हैं जमशेदपुर। जमशेदपुर में जो सबसे बड़ी बात हुई वो इंडिया गठबंधन की ओर से उम्मीदवार की घोषणा में काफी डिले किया गया। हम लोगों ने देखा कि आखिरी समय में जाकर के उम्मीदवार की वहां घोषणा हुई। अन्यथा विद्युत वरण महतो के पक्ष में कोई बहुत ज्यादा माहौल वहां मुझे नहीं लगा। जब मैं गया भी था जमशेदपुर बीच में, तो वैसा मुझे माहौल वहां नहीं लगा कि वो बड़े आराम से जीत रहे हैं या उनके पक्ष में लहर है, इस तरह का मुझे कुछ नजर नहीं आया था। लेकिन क्योंकि उम्मीदवार काफी दिनों तक आया नहीं इंडिया गठबंधन की ओर से, जिसके कारण की जो फ्लोटिंग वोट है उसके मानसिकता में एक मन मस्तिष्क में बदलाव आया और वो शिफ्ट हुआ भाजपा की तरफ। जो फ्लोटिंग वोट है, भाजपा का जो कोर वोटर है वो तो सीधे ही कहता कि भाई 500 लीटर रुपए पेट्रोल लेंगे लेकिन वोट तो हम भाजपा को ही देंगे, चाहे हमारे कपड़े फट जाए, कपड़े बिक जाए, फिर भी हम वोट मोदी को ही देंगे। वो वोट तो था ही भाजपा के साथ। जो फ्लोटिंग वोट है, जो पिछले चुनाव में छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर इनके तरफ शिफ्ट हुआ था, उसमें जो विचलन आ सकता था वो सस्टेन कर लिया भाजपा ने उम्मीदवार की घोषणा में देरी के कारण, जो इंडिया गठबंधन ने काफी डिले किया। अन्यथा मुझे लगता है कि जो उम्मीदवार वहां बनाए गए थे वो भी काफी जुझारू प्रवृत्ति के हैं और नौजवान हैं और अच्छा खासा पकड़ रखते हैं। लेकिन ये, और दरअसल भाजपा में असंतोष भी था, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा है कि वहां जो विधायक थे, पूर्व विधायक कुणाल सारंगी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था मोदी जी की रैली के टाइम में। तो वहां जीत सकता था कांग्रेस या इंडिया गठबंधन, लेकिन वो सीट आज भाजपा के खाते में जा रही है, ऐसा हमें लगता है। जी, शुक्रिया राजेश सर। जो तीसरे चरण की 4 सीटें हैं उनमें से जो मंजर भाई और जो राजेश सर का प्रेडिक्शन है वो ये है कि गिरिडीह जयराम महतो जीत रहे हैं, बड़े अंतर से जीत रहे हैं। और जो है यहाँ पर जो है चंद्र प्रकाश चौधरी का जो है एक तरीके से विदाई हो रही है। और जो धनबाद सीट है वो वहां से जो है कांग्रेस के जो अनुपमा सिंह है वो चौंका रही हैं। बड़े मार्जिन को, जो पिछली बार का मार्जिन था, उसको जो है खत्म करते हुए जो है अनुपमा सिंह जीत हासिल कर रही हैं। जमशेदपुर में बीजेपी लगातार अपना जो गढ़ है उसको बनाए हुए है। वहां से जो है जो ये विद्युत वरुण महतो हैं वो चुनाव जो है अपना बचाने में कामयाब रहे, वो वहां से जीत रहे हैं। और रांची में जो है मंजर भाई का ये कह रहे हैं कि संजय सेठ जीत रहे हैं और राजेश सर ये कह रहे हैं कि वो
कांग्रेस की यशस्विनी सहाय वहां चौंकाते हुए संजय सेठ को हरा रही हैं और वो जीत रही हैं। तो अभी तक के जो 3 फेज के चुनाव हैं, अगर हम उनमें देखें तो 6 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन जीत रहा है, 4 सीटें बीजेपी को जात रही हैं और एक निर्दलीय जयराम महतो को। मेरा जो प्रिडिक्शन है धनबाद और जो गिरिडीह और जमशेदपुर रांची को लेकर के, वो ये है कि धनबाद में कांग्रेस जीत रही है। मेरा प्रिडिक्शन यही था और जो है चूंकि मेरा प्रिडिक्शन जो है वो मंजर भाई से मेल खा चुका है, तो मंजर जो भाई जो बातें कह रहे हैं उस पर मेरी सहमति आप लोग मानिए। रांची में जो है मेरा ये मानना है कि यशस्विनी सहाय जो है ये एक कमजोर उम्मीदवार थी। सुबोध कांत सहाय के पास वहां इतना सब्सटेंस नहीं था कि वो अपनी बेटी को चुनाव जिता पाए। फाइट अच्छी हुई। देवेंद्र महतो ने जो है वोट काफी जो है संजय सेठ के काटे हैं और कुर्मी बहुल वोट जो है उनको गए हैं, लेकिन वो देवेंद्र महतो को जिताने के लिए तो नाकाफी था ही, लेकिन वो इतना भी नहीं काट पाए कि वो संजय सेठ को हरा दें। लेकिन जैसा कि राजेश सर कह रहे हैं कि वहां से यशस्विनी सहाय जीत रही हैं, तो 4 जून को नतीजे का हमें इंतजार करना होगा। ये हमारा एग्जिट पोल है, प्रेडिक्शन है, जो हमने रिपोर्टिंग की, जो लोगों से बात की, जो हमने समझा माहौल को, उसके आधार पर है। जमशेदपुर में मैंने कहा कि विद्युत वरुण महतो के खिलाफ कोई बहुत बड़ी इनकम्बेंसी नहीं थी। नरेंद्र मोदी के नाम पर भी वहां वोट पड़ा है और चूंकि एक बिजनेस वाला शहर है, वहां पर बड़ी कंपनियों के दफ्तर हैं, तो आप देखिए कि जो शहरी वोटर है वो बीजेपी के साथ रहा। थोड़ा जो समीर मोहंती का जो आप देखिए कि जो कद था वो कमजोर कहीं ना कहीं पड़ गया और चंपई सोरेन का वो इलाका है, उन्होंने कैंपेनिंग की, चंपई सोरेन के भी नाम पर वोट पड़ा, बहरागोड़ा और तमाम इलाकों में, जैसा कि मंजर भाई कह रहे हैं, वहां पर जो है उनको वोट मिलता दिखा और मिला भी है वोट समीर मोहंती को, लेकिन विद्युत वरुण महतो यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। चौथा जो प्रिडिक्शन है चौथे फेज का, जो दुमका, राजमहल और गोड्डा में है, जहां 1 जून को वोटिंग हुई है, वहां पर हम आखिरी दौर में बात करेंगे कि दुमका, राजमहल और गोड्डा में क्या जो यहाँ पर लग रहा है मंजर भाई, जो मुझे लग रहा है और जो अभी तक के जो प्रिडिक्शन का रुझान रहा है, मुझे लगता है कि तीनों सीटें जो है आप इंडिया गठबंधन को दे रहे हैं या फिर जो है निशिकांत दुबे को जिता रहे हैं। देखिए, ये जो 3 आखिरी चरण की 3 सीटें यहाँ पर जो है इस बार भाजपा का खाता नहीं खुलने जा रहा है, ये तो पक्का है। क्योंकि यहाँ पर जो है राजमहल लोकसभा की अगर बात करें, राजमहल लोकसभा में मोदी लहर में, राष्ट्रवाद लहर में जब हरा नहीं सके आपके विजय हांसदा को, तो अभी 2024 में तो एकदम नामुमकिन मुझे लग रहा है। क्योंकि वहाँ पर अल्पसंख्यक और जो है आदिवासी वोट काफ़ी निर्णायक है। यही 2 समुदाय है जो राजमहल लोकसभा में निर्णय लेती है कि हमें किसे सांसद बनाना है, और मुझे लगता है कि ये दोनों ही समुदाय अभी भाजपा के खिलाफ है और इस बार भी विजय हांसदा का कमल जो है तीर कमान चलने जा रहा है। यहाँ पर लोबिन हेब्रम चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी जेएमएम से बगावती करके बोरियो से विधानसभा विधायक है, लेकिन वो ज़्यादा बड़ा फैक्टर नहीं बन पाए। लोबिन हेब्रम के जो है सक्रियता यहाँ पर नहीं दिखाई दी इस पूरे लोकसभा चुनाव में। हालांकि वो मीडिया में बने रहे, लेकिन वोटों में वो तब्दील नहीं कर पाए, अपने जो है जो विश्वास को जगा नहीं पाए, लोगों के बीच जो है ज़्यादा जा नहीं पाए, क्योंकि वहाँ पर जो है शिबू सोरेन के नाम पर वोट होती है। वहाँ पर जो है आपके जिस तरह से इमरान प्रतापगढ़ी की जनसभा हुई, इससे अल्पसंख्यक बहुल जो है क्षेत्र है, तो अल्पसंख्यक जो है कांग्रेस के जो आपके विजय हांसदा की तरफ दिखाई दिए। और यहाँ पर जो है आपके जो ताला मरांडी है, वहाँ वो ताला लग गया है, क्योंकि ताला मरांडी जो 3 या 4 महीना के लिए प्रदेश अध्यक्ष बने थे, झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद एक्टिव उतने नहीं थे। और राजमहल लोकसभा में जब बीजेपी का ताला इस बार नहीं खुलेगा, ये चाबी जो है जेएमएम के पास है और ये जो है यहाँ पर जो है विजय हांसदा जीत रहे हैं। मैं आता हूँ अब दुमका लोकसभा, सबसे हॉट सीट, संथाल परगना की सबसे हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये सीता सोरेन जो है शिबू सोरेन की बहू, वो बगावत करके चुनाव लड़ रही है। लेकिन जिस तरह से नलिन सोरेन 7 बार के विधायक और वहाँ पर जो है गुरुजी का जो है पकड़ और जो है पारंपरिक जो है जेएमएम की सीट, ये जो है इस बार जो है फिर भी जेएमएम अपने बचाने में कामयाब होती दिखाई दे रही है। क्योंकि वर्तमान 5 साल के कार्यकाल में सुनील सोरेन दुमका लोकसभा के से जुड़ी एक भी सवाल संसद में उठाने के काम नहीं किया। ये जेएमएम ने बड़ा मुद्दा बनाया। जेएमएम ने ये कहा कि बीजेपी ने 5 साल राज किया, लेकिन यहाँ की एक सवाल संसद में पूछ नहीं सके आपके सुनील सोरेन, तो उसका जो है गलत इम्पैक्ट पड़ा, उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा आपके दुमका में। और दुमका में जो है बीजेपी के खिलाफ जो है ये नैरेटिव सेट करने में जेएमएम कामयाब हो गई। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है
कि जब शिबू सोरेन की नहीं हुई, सीता सोरेन, उनके घर की बहू है, वो उनकी नहीं हुई, तो दुमका लोकसभा की जनता की क्या होगी? तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है सीता सोरेन के लिए। और वहाँ पर जो है सीता सोरेन जिस तरह से उनको बीजेपी ने बड़े मास्टर स्ट्रोक का प्रयोग करते हुए उन्हें बीजेपी में शामिल किया, टिकट दिया। लेकिन हमें लगता है कि ये सीट जो है जेएमएम के खाते में जा रही है और यहाँ पर जो है सीता सोरेन की पार्टी में शामिल कराना और प्रत्याशी बनाना काम नहीं आया बीजेपी को। क्योंकि वर्तमान सांसद ने इतने जो है उनके प्रति इतनी नाराज़गी थी कि ये सीधा-सीधा बीजेपी के प्रति नाराज़गी साबित हुई। क्योंकि जो है सुनील सोरेन जो है क्षेत्र में एक्टिव नहीं थे, संसद में एक भी जो है सवाल नहीं किए। जेएमएम का गढ़ माना जाता है, तो जेएमएम यहाँ शिबू सोरेन के नाम पर फिर एक बार जनता वोट करना चाहती है। क्योंकि शिबू सोरेन ने यहाँ की जनता के लिए काफ़ी काम किया, ये कर्म भूमि है शिबू सोरेन की, झारखंड के महान आंदोलनकारी हैं और उनके नाम पर जो है इस बार जनता और नलिन सोरेन की साफ छवि, ये बहुत बड़ी जो है सकारात्मक संदेश गई है जेएमएम के लिए। और जेएमएम यहाँ पर जो है लगातार जो कल्पना सोरेन की जनसभा हुई, कल्पना सोरेन ने अपने जो है पारंपरिक सीट को लेकर जिस तरह से सक्रियता दिखाई दुमका लोकसभा में, जिस तरह से 2 गोतनी के बीच में साफ लड़ाई दिखी, यहाँ पर जो है दुमका लोकसभा में ये कल्पना सोरेन बिल्डअप करने में रह गई कि दुमका में सीता सोरेन गुरुजी को बदनाम कर रही है और वहाँ पर जो है गुरुजी के मान-सम्मान के साथ वहाँ के आदिवासी किसी तरह के खिलवाड़ नहीं चाहते हैं और हमें लगता है कि ये सीट जेएमएम के खाते में जा रही है। अब मैं आता हूँ गोड्डा, जो बड़बोले सांसद हमारे माने जाते हैं, झारखंड के सबसे बड़बोले और इनका जो प्रति इन क्षेत्र में जिस तरह से नाराज़गी है, ऊपर से यहाँ बाहरी भीतरी का इस बार बहुत बड़ा फैक्टर अगर धनबाद के बाद है, कहीं तो वो गोड्डा माना जा रहा है। गोड्डा में प्रदीप यादव लगातार हारे, इस बार गोड्डा में प्रदीप यादव पर लोग इसलिए विश्वास जताना चाहते हैं कि ये इतनी बार हारे हैं, इस बार इसको जिताना है। क्योंकि ये लगातार जो है वहाँ के पॉलिटिक्स में रहे, लगातार वहाँ क्षेत्र से जुड़े रहे गोड्डा के कद्दावर नेता माने जाते हैं के जो प्रदीप यादव, दीपिका पांडे सिंह जिस तरह से उनको प्रत्याशी घोषित किया गया था, उसके बाद वहाँ के क्षेत्र की जनता के मांग पर प्रदीप यादव को टिकट दिया गया और कांग्रेस पार्टी को मजबूर होना पड़ा, प्रदीप यादव को टिकट देना पड़ा और प्रदीप यादव के सपोर्ट में वहाँ की जनता ने जिस तरह से वहाँ पर उनके कार्यकर्ताओं ने सक्रियता भूमिका निभाई, वहाँ हमारे कई साथी हैं उन्होंने आज रिपोर्ट भी बताई कि वहाँ पर जो है जो सकारात्मक जो है रुझान वो प्रदीप यादव के सपोर्ट में है और वहाँ पर निशिकांत दुबे बाहरी है और वहाँ पर सबसे बड़े जो फैक्टर काम आया वो है आपके जो है विनोदानंद झा के पोता अभिषेक आनंद झा जो पांडा समाज का समर्थन अपने हाथों में ले गए, अपने साथ ले गए और इससे जो है बाबा धाम के देवघर की जो राजनीति है वो निशिकांत दुबे के लिए वजूद बचाने की जो लड़ाई थी वो अभिषेक आनंद झा ले गए अपने साथ और अभिषेक आनंद झा ने यहाँ पर निशिकांत दुबे को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ पर निशिकांत दुबे अगर चुनाव हार रहे हैं तो पहला जो सबसे बड़ा फैक्टर है अभिषेक आनंद झा है। अभिषेक आनंद झा लगातार लोकसभा जो है कवरेज के दौरान, जनसंपर्क के दौरान, जनसभा के दौरान लगातार इनके जो है निशाना साधे। इस पर इन्होंने आरोप लगाया कि एम्स तो बन गया, एम्स में डॉक्टर नहीं है। उसके बाद जिस तरह से वहाँ पर अडानी प्रोजेक्ट का बात हो और जो अडानी के जो पावर प्लांट का है, उसका जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा बीजेपी का। क्योंकि अभी तक वहाँ मुआवजा की लड़ाई लड़ रहे हैं आदिवासी मूलवासी। उसके बाद वहाँ पर जो है वहाँ की स्थानीय जनता को वहाँ पर जो है बहाली नहीं हो पा रही, चाहे एम्स हो, चाहे अडानी का पावर प्लांट हो। इन मुद्दों पर जो है प्रदीप यादव आगे दिखाई दिया। प्रदीप यादव लगातार उन क्षेत्रों पर जो है आंदोलन किए। प्रदीप यादव वहाँ के जो है जिस तरह से लालमटिया आपके खदान है, माइंस है, उधर भी वहाँ लगातार वो रैयतों के लड़ाई लड़ते हैं। तो ये जो है जनहित में जो दिखते हैं, जो जनाधार जो धरातल में राजनीति करते हैं प्रदीप यादव, वो सकारात्मक असर दिख रहा है और इस बार जो है वहाँ पर निशिकांत दुबे का खाता खुलने नहीं जा रहा है और राष्ट्रीय राजनीति से एक जो है भाजपा के नेता हारने जा रहे हैं निशिकांत दुबे और यहाँ प्रदीप यादव जो राज्य के कद्दावर नेता है जो है माने जाते हैं और है भी और वो इस बार चुनाव जीत रहे हैं और चुनाव दिख रहे हैं, उनके प्रति लोगों की काफ़ी विश्वास है यादव समाज से लेकर क्योंकि यादव समाज से लेकर अल्पसंख्यक समाज और फिर आदिवासी समाज यहाँ इनके साथ है और जो ओबीसी और जनरल है कुछ, वो निशिकांत दुबे के साथ है। लेकिन इन 2 समुदाय के भरोसे आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। मेजॉरिटी जो है लोग प्रदीप यादव के साथ है। वहाँ पर जो है बहारी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। एक भागलपुर का जो है वहाँ जनता कह रही है कि भागलपुर से आया हुआ एक जो है नेता को हम अपना सांसद क्यों बनाएँ? जो हमारे क्षेत्र में रहा ही नहीं, 5 साल दिल्ली में रहते हैं और बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, ये जनता कह रही है। जनता के ये जो है जनता की बातों पर हम बात कर रहे हैं।
तो वहाँ प्रदीप यादव जो है बहुत अच्छा स्थिति में है, और प्रदीप यादव चुनाव जीतते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दीपिका पांडे सिंह का समर्थन मिला। दीपिका पांडे सिंह का टिकट कटा, लेकिन लगातार वो इनके समर्थन में, इनके लिए जो है क्षेत्र में प्रचार प्रसार की। वहां पर सबसे बड़े अल्पसंख्यक लीडर थे फुरकान अंसारी, उनका भी समर्थन मिला। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र मधुपुर, वहां पर जो है जिस तरह से हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र हफीजुल हसन अंसारी वर्तमान मंत्री, उनका भी जो है खास समर्थन मिला प्रदीप यादव को। तो मैं ये मान रहा हूँ कि हर वर्ग, हर समुदाय का इनको वोट मिला। सिर्फ पंडा समाज और ये जो है बाकी जो देवघर बाबा धाम की राजनीति है, वहां के लोग अभिषेक आनंद झा के साथ चले गए, जो कोर वोटर माना जाता था आपके निशिकांत दुबे का। वो निशिकांत दुबे का कोर वोटर छीनने का काम अभिषेक आनंद झा ने किया, और मैं अभिषेक आनंद झा को इस फील्ड में बड़ा खिलाड़ी मान रहा हूँ उनके हार में। जी सर, और ये सीट जो है प्रदीप यादव जीत रहे हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी जीत रही है। शुक्रिया मंजर भाई। तो मंजर भाई ने अपने 14 सीटों का प्रेडिक्शन दे दिया है दोस्तों, और हम अब जो है आखिरी फेज में राजेश सर के पास चलेंगे। राजेश सर, इन तीनों सीटों पर आपका एग्जिट पोल क्या है? दुमका, राजमहल और गोड्डा पर। पहले मैं शुरू करता हूं दुमका से। जैसा मंजर भाई ने कहा कि दुमका के जो पूर्व सांसद थे सुनील सोरेन, उन्होंने लोकसभा में एक भी प्रश्न, क्या मतलब कि शायद पता ही नहीं चला होगा लोकसभा में लोगों को कि दुमका संसदीय क्षेत्र का कोई व्यक्ति चुन करके संसद के अंदर बैठा हुआ है। तो ये बात बहुत वाजिब है कि यह प्रश्न नहीं पूछा गया। लेकिन नंदलाल भाई, ये मैं बताऊं कि संथाल परगना में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके सांसद ने कोई सवाल पूछा है या नहीं। वहां सिर्फ एक ही चीज है, तीर धनुष और दिसोम गुरु। दिसोम गुरु भी जब दुमका से सांसद थे तो उनकी उपस्थिति बहुत नगण्य रही थी लोकसभा में, और एक भी प्रश्न उन्होंने नहीं पूछा था। लेकिन संथाल परगना में अगर फैक्टर है तो वो सिर्फ तीर धनुष है। वोट वहां पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बस यही है, किसने क्या किया, किसने विकास किया। क्योंकि झारखंड के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में संथाल परगना शुमार होता है, और आज तक विकास के बहुत से गांव ऐसे हैं जहाँ की विकास की रोशनी क्या, मतलब लोग को पता भी नहीं है कि बाहर लोग शहरी क्षेत्रों में किस तरह से रहते हैं, जिन्हें आधुनिकता से कोई वास्ता नहीं है। तो वहां पर सिर्फ एक चीज है, वो है तीर धनुष। और वहां पर जिस चीज को दुमका में मास्टर स्ट्रोक मान रही थी बीजेपी, कि सीता सोरेन को हम लोग ले आए हैं पार्टी में और बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, ये उनका एक ब्लंडर साबित हुआ। क्योंकि सीता सोरेन दिसोम गुरु की बहू है, और बहुत लोगों को ये भी लगा जब वो प्रचार में गई, तो बहुत लोगों को ये लगा कि वो तीर धनुष का ही प्रचार करने आई है। बहुत, क्योंकि वहां पर तीर धनुष के अलावा और लोगों को, यहां तक कि अगर तीर धनुष का बोलबाला इस तरह का है वहां कि अगर वहां कांग्रेस उम्मीदवार रहता, गठबंधन के तहत ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थन से वहां पर कांग्रेस का उम्मीदवार लड़ रहा होता, तो बहुत लोग बिना वोट दिए चले आते कि भाई हमें तो तीर धनुष दिखाई नहीं ईवीएम पे, तो इसीलिए हम वोट नहीं दिए। इस तरह के भी वाकयात वहां हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए सीता सोरेन जब पहुंची और बहुत जगह उन्होंने कहा कि दिसोम गुरु की बहू हूं, अपनी भाषा में संताली में उन्होंने कहा, तो लोगों को ये लगा कि अच्छा ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही प्रचार करने आई। एक तो ये हो गया। दूसरी बात कि भाजपा के पास पूरे संथाल परगना में एक भी आदिवासी चेहरा ऐसा नहीं है जिसको कि वो दिसोम गुरु के घुटने के बराबर भी खड़ा कर पाए। दिसोम गुरु के बराबर खड़ा करने की तो बात छोड़ दे, दिसोम गुरु के घुटने की ऊंचाई के इतना भी खड़ा करने लायक नेता भाजपा के पास आदिवासी समाज में संथाल परगना में नहीं। तो इसका तो सीधे सीधे है कि कभी वो किसी को लाते हैं, कभी हेमलाल मुर्मू को लाते हैं, कभी सीता सोरेन को लाते हैं, कभी किसी को लाते हैं, पर आज तक उनका कोई भी नेता इस्टेब्लिश नहीं हो पाया दिसोम गुरु के घुटने के बराबर ऊंचाई के लायक भी। तो ये एक वहां, इसीलिए मैं दुमका निर्विवाद रूप से मैं मानता हूं कि भाई वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में जा रहा है। अगला सीट आते हैं राजमहल पर। राजमहल में सही का मंजर ने कि जब पिछले बार राष्ट्रवाद की लहर थी
तब वो सीट विजय हांसदा नहीं हारे। तो इस बार तो मतलब कोई प्रश्न ही नहीं है कि। और दूसरी बात, जो उम्मीदवार भाजपा के हैं, जिसका इन्होंने बताया कि ताला मरांडी पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं 3-4 महीने तक, उसी में उनके साथ बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी वगैरह भी हुई थी उनके पुत्र को लेकर के। कुछ महिला का मामला था, वो अभी फिलहाल डिस्कस करना बेमानी है, अभी हम लोग उस मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। तो काफी कंट्रोवर्शियल रहे हैं ताला मरांडी उस क्षेत्र में। और दूसरा, जो लोबिन हेम्ब्रम का नाम ले रहे थे, लोबिन हेम्ब्रम जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक है, और वो चुने गए हैं तीर धनुष छाप पर ही। और वो जब घूम रहे हैं क्षेत्र में, तो वही हालत सीता सोरेन के घूमने पे लोगों को महसूस हो रहा था कि भाई ये तीर धनुष का ही प्रचार कर रही है, वैसे ही लोबिन हेम्ब्रम के घूमने पर भी कह रहे भाई ये तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही विधायक हैं, घूम रहे हैं। जो भाषण सुन लिया तो सुन लिया, अलग बात है। और संथाल परगना के क्षेत्रों में आपको पता है कि छोटे छोटे टोले होते हैं, और लोग सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहते हैं तो कहीं 50 लोग होते हैं, कहीं पर 100 लोग हो गए। अगर 100 लोग हो गए आपका भाषण सुनने के लिए, तो एक अच्छी संख्या मानी जाती है। अन्यथा लोग अपना देखते हैं, चले जाते हैं। तो वैसे में जो लोबिन हेम्ब्रम को चेहरे को देखा होगा, उसे ये लगा होगा कि अच्छा ये तीर धनुष का ही प्रचार करने आए हैं, तो वो वोट तो ऐसे ही चला गया। और लोबिन हेम्ब्रम की जिस तरह से क्रियाकलाप रहा है हेमंत सोरेन सरकार में, हमेशा वो पार्टी के खिलाफ कुछ ना कुछ प्रयास करते रहे हैं, चाहे किसी पॉलिसी मैटर को लेकर के रहा हो, स्थानीयता के मुद्दे पर, जबकि स्थानीयता का मुद्दा झारखंड मुक्ति मोर्चा की मुद्दा है, उस पर भी वो सरकार के खिलाफ काफी मुखर थे, और हमेशा वक्त बेवक्त वो होते रहते हैं। तो वो एक थाली के बैगन से ज्यादा फिलहाल कुछ नहीं है राजमहल क्षेत्र में। और राजमहल लोकसभा में मानता हूं कि विजय हांसदा वहां बड़े आराम से जीत रहे हैं। और विजय हांसदा नौजवान है, युवा है, और उन पर पार्टी का भरोसा है, वहां के लोगों का भी अच्छा भरोसा वो अब कमांड करते हैं। इसलिए मैं मान रहा हूं कि राजमहल विजय हांसदा जीत रहे हैं। अब आते हैं गोड्डा पर, जो कि शायद सबसे कंट्रोवर्शियल सीट है, मतलब आखिरी फेज में जो रही है। यहाँ पर है कि मुझे लगता है सारे फैक्टर को अगर हम लोग जोड़ लेते हैं, जैसे विनोदानंद झा का फैक्टर हो गया, माफ कीजिए अभिषेक आनंद झा, जो विनोदानंद झा के परिवार के हैं, राज पालीवाल का फैक्टर, रणधीर सिंह का फैक्टर, और टिकट काटा गया पूर्णिमा नीरज सिंह का वो फैक्टर। ये सारे फैक्टर जोड़ने के बाद भी मैं वोटों के समीकरण से इतर हट के ये देखता हूं कि निशिकांत दुबे बड़े सेटिंगबाज आदमी है। तो इस आधार पर मुझे लगता है कि वो गोड्डा सीट जीत रहे हैं, क्योंकि वोटों का समीकरण क्या होगा नहीं होगा ये तो हमें 4 तारीख को पता चलेगा। अभी सारे फैक्टर उनके खिलाफ होने के बावजूद मेरा सिक्स्थ सेंस ये है कि भाई वोट क्या पड़े नहीं पड़े ये तो हम लोगों को 4 को पता चल जाएगा, लेकिन मेरा सिक्स्थ सेंस ये कहता है कि निशिकांत दुबे इतने बड़े सेटिंगबाज इंसान हैं, और इस तरह से वो जो समीकरण होते हैं उनको पलटने में माहिर है, या कोई अपने खिलाफ किसी बात को, मोदी जी का सही मायने में देखा जाए तो मोदी जी के एकदम खास चले। जिस तरह से मोदी जी कोरोना में लोगों को मरने का भी अपना सफलता बना के पेश कर दिए, नोटबंदी में लोगों को लाइन में खड़ा होने को अपनी सफलता बना के पेश कर दिए, ठीक उसी तरह से निशिकांत दुबे भी है कि वो अपनी सारी असफलताओं को अपनी सफलता में परिवर्तित करके पेश कर सकते हैं। ये मैं मानता हूं, मतलब ये मेरा इंस्टिंक्ट कहता है कि निशिकांत दुबे माहिर खिलाड़ी हैं राजनीति में, क्योंकि मैं पिछली बार उनके हारने का आकलन कर चुका था 2019 में, और उस समय क्योंकि मैं प्रदीप यादव की पार्टी में था तो उस समय मुझे लग रहा था कि भाई प्रदीप यादव निकल रहे हैं, और उस समय नहीं निकल पाए थे। और इनका है कि आखिरी दिन में क्या हुआ है, आखिरी रात में क्या हुआ ये हम लोगों को पता नहीं चलता है, और वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है अगले दिन वोटिंग परसेंटेज का, वोटिंग पैटर्न का। इसलिए मैं मंजर की बातों को मैं काट नहीं रहा हूं, बस मेरा सिक्स्थ सेंस ये कह रहा है कि गोड्डा सीट निशिकांत दुबे जीत रहे हैं जी।
जी शुक्रिया। जो है दुमका, राजमहल और गोड्डा में अगर आप देखिए कि वोटिंग भी बड़ी अच्छी हुई, और वहां पर जो है मेरा ये मानना था और मानना है कि जो चीजें गई वो बेसिक मुद्दे, संथाल परगना में हेमंत सोरेन एक बड़े मुद्दे रहे, उन पर जो है आदिवासी जो है एकजुट रहे, और जो प्रदीप यादव को कांग्रेस ने टिकट दिया दीपिका पांडे सिंह को बदल के, वो गेम चेंजर रहा। क्योंकि जो ओबीसी 2019-2014 में जो है जो ये गोड्डा में प्रदीप यादव के, अरे निशिकांत दुबे के फेवर में बैटिंग करता था, उनको वोट देता था, प्रदीप यादव ने वहां से वोट तोड़ा। वहां पर ओबीसी का जो वोट था वो भी जो है संविधान के मुद्दे पर, जाति जनगणना के मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन की तरफ गया। और गोड्डा में जो है मेरा ये मानना है कि निशिकांत दुबे चुनाव हार गए हैं, और वो जो रिजल्ट आएगा 4 जून को, उसमें आप देखेंगे कि इस बात की पुष्टि होगी कि बीजेपी ये सीट, मेरे एग्जिट पोल में, मेरे प्रिडिक्शन में ये सीट हार रही है। अगर दुमका की बात करूं तो सीता सोरेन जो है, जैसा कि जो है राजेश सर ने कहा, सीता सोरेन मुझे लगा कि शुरू से ही वो बीजेपी के लिए फिट कैंडिडेट नहीं थी। सुनील सोरेन की नाराजगी की भी खबरें आई थी, और जिस तरीके से जब हम कैंपेनिंग में परसबनी में थे, मैं आज खुलासा कर दूं कि मुझे जेपीकेएसएस के व्यक्ति ने कहा था, जिनसे मेरी रोज बात होती है, लगभग हफ्ते में एक बार हो जाती है, कि उनको जो है सुनील सोरेन का फोन जयराम महतो के पास और पार्टी के नेताओं के पास आया था। तो वहां पर जो है जिस तरीके से सुनील सोरेन की नाराजगी थी, क्योंकि अगर सीता सोरेन वहां से सांसद बन जाती हैं तो सुनील सोरेन की राजनीति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो बीजेपी वहां भीतरघात की शिकार हुई है। और जैसा कि तीर कमान एक बड़ा फैक्टर था, हेमंत सोरेन बड़ा फैक्टर थे, कल्पना सोरेन ने जिस तरीके से कैंपेनिंग की, इमोशनल कैंपेनिंग, महिला थी, महिलाओं तक पहुंची, और वहां पर दुमका पर में भी जो है बीजेपी को हार मिली है। और अब जो है सीता सोरेन जो है को है विधायक के पद से ही संतोष करना पड़ेगा उनकी आगे की राजनीति में, क्योंकि जो बड़ा गेम आपने खेला तो आपके लिए गेम खत्म हो गया है। आप जहां जामा की विधायक थी वो छोड़ करके आप आई थी बड़ा दाव खेलने के लिए, लेकिन जब आप हार गई तो आपकी राजनीति जो है एक धरातल पर आ गई है, और आपको अपनी जमीन टटोलनी चाहिए। अब रही बात राजमहल की, तो राजमहल में तो मुझे शुरू से ही उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी वहां जीतेगी। वहां मुस्लिम और एसटी का जो समीकरण है बहुत मजबूत है, और वहां भी जो है जेएमएम जीत रही है। तो जो हम लोगों ने चारों फेज की जो सीटें थी 4-3 इस पर बात की, और हमारा जो प्रेडिक्शन निकला कि बीजेपी जो है झारखंड में जो है 4 से 5 सीट जीत रही है। मंजर भाई और मेरे एग्जिट पोल में बीजेपी 4 सीट जीत रही है, और अगर राजेश सर का एग्जिट पोल देखें, नहीं, अगर राजेश सर का एग्जिट पोल देखें तो बीजेपी उसमें 4 सीट जीत रही है, और मंजर भाई और मेरा प्रेडिक्शन देखें तो उसमें 5 सीट जीत रही है। यानी कि बीजेपी को इस लोकसभा चुनाव में झारखंड में बड़ा नुकसान होने जा रहा है। लेकिन मैं एक बात कह दूं कि हर चरण के बाद चुनाव आयोग ने जो है वोटिंग परसेंटेज बढ़ाए हैं, मतदाता सूची से लोगों के नाम गायब रहे हैं, और हमने जो सर्वे किया ग्राउंड में, लोगों से बातचीत, उनके रुझान, माहौल, समीकरण, फैक्टर, वो किसको दिल्ली में देखना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन को देखना चाहते हैं, हेमंत सोरेन को, या फिर राहुल गांधी के चेहरे पर, इस तरीके के जो सवाल थे इसको लेकर के हमने जो बात की, तो उस हिसाब से बीजेपी को जो पिछले बार 12 सीटें मिली थी तो उसको 7 से 8 सीटों का नुकसान हो रहा है। एक सीट तो जयराम महतो ही जो है छीन रहे हैं, और इस पर जो है तीनों लोग की सहमति है कि जयराम महतो गिरिडीह से सीट जीत रहे हैं, और इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात कि यहाँ पर जो बीजेपी को नुकसान हुआ है तो उसकी वजह बहुत सारा जो है भीतरघात रहा है। इंडिया गठबंधन 8 से 9 सीटें जीत रहा है, तो यहाँ पर भीतरघात की शिकार हुई है। बाबूलाल मरांडी को बीजेपी लेकर के आई थी, और उनका जो जिस तरीके का आप देखिए कि आरोप लगा कि वो अपने नेताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, फिर तमाम सीटों पर बीजेपी जो है अपने उनके नेता, धनबाद में जो है नाराजगी के शिकार हुई बीजेपी, तो एक बड़ा फैक्टर रहा। अब 4 जून के परिणाम का इंतजार करिए। और मंजर भाई और राजेश सर, मैं आपसे चाहूंगा कि आप लोग जो है अपने अंतिम रिमार्क दें और फिर हम ये डिबेट समाप्त करें। सर ये है कि जो झारखंड के 14 लोकसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है जो सीट
पिछली बार 12 सीट जीती थी आपके बीजेपी, और 2 सीट पर एक कांग्रेस था, एक जेएमएम था। लेकिन इस बार 7 सीटों पर जो है आपके खूंटी, लोहरदगा, उसके बाद है कोडरमा, उसके बाद है आपका सिंहभूम, धनबाद और राजमहल, गोड्डा और दुमका। ये सीट जो है इंडिया अलायंस जीत रही है। और बीजेपी अगर जीत रही है तो चतरा, हजारीबाग, आपके जमशेदपुर, रांची, ये जो है आपके शहरी क्षेत्र है, यहाँ पर जो है अपना बीजेपी अपना साख बचाने में कामयाब हो गई है। लेकिन ये बीजेपी के लिए सही संकेत नहीं है राज्य में। यहाँ पर जो है जिस तरह से इंडिया अलायंस का सीट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका साफ असर दिखेगा। अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है केंद्र में, तो राज्य में दोबारा रिपीट होगी हेमंत सोरेन की सरकार। और ये तय माना जा रहा है कि इंडिया अलायंस भारी बहुमतों से चुनाव जीत रही है, क्योंकि झारखंड जैसे क्षेत्र में जो बीजेपी का गढ़ माना जाता था, 14 में 12 सीट जीती थी, वो बीजेपी इस बार यहाँ पर खस्ता हाल में है और बीजेपी कमजोर दिखाई दे रही है। इसका सीधा असर विधानसभा चुनाव में पड़ेगा और इसका भारी नुकसान बीजेपी को विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ेगा। जी सर। राजेश सर, आपका क्लोजिंग रिमार्क। जी, जो हम लोगों का एग्जिट पोल है, हम तीनों का मोटा मोटी जो हम लोग उसमें बीजेपी को 4 से 5 सीट दे रहे हैं। मान लेते हैं हम लोग पूरी तरह से गलत हो, अगर हम तीनों गलत होते हैं तब भी बीजेपी क्या पिछले बार का प्रदर्शन दोहरा सकती है? उसका जवाब है नहीं। तो ये एक दिशा बता रहा है। हम लोगों का जो लोगों से बात करना का और जो हम लोगों का आकलन है, हम लोगों का जो फीडबैक है, वो तो एक आधार है, लेकिन ये एक दिशा बता रहा है कि भाजपा झारखंड प्रदेश में पूरी तरह से ढलान की ओर है। और ये ढलान हम लोगों को उसी समय समझ जाना चाहिए था जबकि सारे नेताओं को उन्होंने आयात किया। बाबूलाल मरांडी को लाए पहले, वो जो कि कुतुब मीनार पे चढ़ के कूदने की बात करते थे, भाजपा में जाने के बजाय वो कुतुब मीनार से कूदना पसंद करेंगे, इस तरह के वक्तव्य उनका था। रघुवर दास के कार्यकाल की सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये उनका वक्तव्य था। नरेंद्र मोदी देश को बर्बाद कर देंगे, ये उनका वक्तव्य था। भाजपा जब तक रहेगी देश पीछे जाते रहेगा, ये उनका वक्तव्य था। इन सब वक्तव्य के बाद जब उनको लाया गया भाजपा में, तभी हम लोग को ये समझ में आने लगा था कि भाजपा नीचे की ओर, ढलान की ओर जा रही है। जहां आप मूल कार्यकर्ताओं को छोड़ के आयातित नेताओं के भरोसे प्रदेश की राजनीति चलाना चाहेंगे, तो हमें लगता है कि या तो आपके कार्यकर्ताओं के बेस में बहुत क्षरण हो चुका है, बहुत गिरावट हो चुकी है, या फिर आपके पास कोई काबिल नेता नहीं बच रहा है जो कि आपके संगठन को, आपकी पार्टी को संभाल सके। अगला जो आप इस चुनाव में देख लें, सीता सोरेन को जिस तरह से लाया, क्या असंतोष था सीता सोरेन का, क्या नहीं था, यह अलग मामला है। पर जब एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी दूसरे आयातित नेताओं के भरोसे चुनावी वैतरणी पार करना चाहती है, गीता कोड़ा को देख लें, मधु कोड़ा को कोसते कोसते भाजपा के एक नेता के जीभ में छाले पड़ गए होंगे, लेकिन गीता कोड़ा को वो लेके आए। तो इस तरह के क्रियाकलाप को ये नहीं है कि जनता समझती नहीं है, जनता सब समझती है। जनता प्रबुद्ध है और इस देश में लोकतंत्र इसीलिए है क्योंकि जनता चुप रह सकती है लेकिन एक्शन जरूर लेती है, और एक्शन के कारण ही आज तक लोकतंत्र है इस देश में। ये अगर कोई कह दे कि नहीं भाई बड़ा मास्टर स्ट्रोक था, वो बोलने की बातें हो सकती है, पर जनता की नजरों में आप ढलान पर हैं। और ये एक इशारा है एग्जिट पोल की स्थिति गंभीर है भाजपा की झारखंड में। जी बहुत शुक्रिया सर। और जो है आज की जो एग्जिट पोल पे हमने बात की, और कल फिर जो है मुलाकात होगी शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, जुड़े रहिए, धन्यवाद। 4 जून का इंतजार सबको है, उस दिन हम लोग दिन भर लाइव रहेंगे। इंडिया गठबंधन और बीजेपी की जो तमाम जो है रिजल्ट होंगे उन पर बात होगी, चाहे वो दिल्ली में सरकार बनाने की हो या झारखंड में परिणाम की, सब पर बात होगी। जुड़िएगा अपने सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।